breathing and exchange of gases. Oxygen is utilized by the organism indirectly to break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids to derive energy and to perform various activities. ये respiration in plants में line आती है कि oxygen drives the entire process by finally accepting the electrons. तो ये जो process है breakdown of glucose का, इसको चलाता तो oxygen ही है, लेकिन these are enzymes which are directly involved in the breakdown of glucose. ये जहाँ से स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस से, इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस एंड ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. तो ब्रेकडाउन में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो होंगे एंजाइम्स, लेकिन रोल तो होता ही है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे इसलिए उसको इनडायरेक्ट रोल बताया गया है ब्रेकडाउन में, क्योंकि चलाता तो ऑक्सीजन ही है इवेंचुअली इस प्रोसेस को. प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोसफेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. आगे हम देखने वाले हैं जहाँ पे स्टेप्स बताई गई हैं रेस्पिरेशन की. इट्स अ ब्रॉडर टर्म. रेस्पिरेशन के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, ब्रीदिंग भी और सेलुलर रेस्पिरेशन भी. ब्रीदिंग को ही कॉमनली रेस्पिरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाहर से तो हमें यही दिखाई देती है, नाक से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं. बी से ब्रीदिंग और बी से बाहर, यानी बाहर से जब जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की बाहर से दिखाई देने वाली वो ब्रीदिंग होती है. सेलुलर रेस्पिरेशन दूसरी, ऑफ कोर्स वो सेल की रेस्पिरेशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम फूड. तो इसीलिए ब्रीदिंग को कॉमनली कहा जाता है रेस्पिरेशन, ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन को. ये यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं. आगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हैबिटेट मतलब कहाँ ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जैसे कि अगर पानी में है तो गिल्स के पाए जाने की चांसेस है उसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की फॉर्म में, एंड अगर टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन में पाया जाता है तो लंग्स उसमें हो सकते हैं. तो हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है. ये हम आगे देखने वाले हैं. लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कुछ होगा, हायर में कुछ, वर्टिब्रेट्स में कुछ होगा, तो ये आगे क्लियर हो जाएगा आपको. लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स etc एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस. तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनवर्टिब्रेट्स मीन नॉन वर्टिब्रेट्स, एंड ये दो टाइप के हो सकते हैं. पहले वो जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैच करता है वर्टिब्रेट्स के साथ, यानी वर्टिब्रेट्स का जब ऑर्गन सिस्टम होता है तो उनका भी ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए, उनको हायर इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे. जिनका मैच नहीं करता उनको बोलेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स. जैसे स्पॉन्जेस का सेलुलर होता है, सीलेंट्रेट्स का टिश्यू लेवल, फ्लैटवर्म्स यानी प्लैटीहेल्मिन्थ्स का ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. इन तीनों का ही मैच नहीं कर रहा है तो ये होंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स. इसके तुरंत बाद आता है आस्कहेल्मिन्थ्स, देन एनिलिडा आता है, उनका ऑर्गन सिस्टम आ जाता है तो उनका मैच करा तो वो होंगे हायर इनवर्टिब्रेट्स. तो ये था कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स. एंड यहाँ पे ETC लिखा गया है, इसका मतलब जो सीलेंट्रेटा के अलावा दूसरा जो फाइला आता है इसके बाद टीनोफोरा, वो भी यहीं पे इंक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक उसके मैच करते हैं सीलेंट्रेट्स के साथ. इनमें होता क्या है ये आप यहाँ से, जो पहला इसका एग्जाम्पल है स्पंजेस, यहाँ से पता लगा सकते हैं. इनमें जो ओस्टिया होते हैं माइन्यूट पोर, उनके थ्रू वाटर आता है और जो सेंट्रल इनका एक बड़ा होल होता है जिसको ओस्क्यूलम बोलते हैं, उसके थ्रू निकल जाता है वाटर. वाटर में ही ऑक्सीजन घुली होती है तो वहीं से रेस्पिरेशन होती है. तो सिंपल डिफ्यूजन होता है और एंटायर बॉडी सरफेस, यानी बॉडी सरफेस में जो होल्स पाए जाते हैं ओस्टिया माइन्यूट पोर्स, उनके थ्रू. स्पॉन्जेस का ये बॉडी प्लान होता है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि बॉडी सरफेस के थ्रू है. ये सारे इसी के अंडर एग्जाम्पल लिए गए लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, तो इन पे बाकी सब पे अप्लाई कर सकते हैं आप यही स्पॉन्जेस का ही. एंड डिफ्यूजन भी ये जो हो रहा है माइन्यूट प्योर ओस्टिया के थ्रू, ये भी फैसिलिटेटेड भी हो सकता है. दो टाइप का होता है ना डिफ्यूजन, ये सिंपल ही होता है, ये ऐसे याद रखो, एस से स्पॉन्जेस और एस से सिंपल. एंड अब इसके बाद बात की जाएगी हायर इनवर्टिब्रेट्स की, जहाँ पे अर्थवर्म लिखा गया है जो कि एनिलिडा में आता है. यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी. तो ये हमने एनिमल किंगडम चैप्टर में देखा हुआ है कि इंसेक्ट्स में सबसे पहली बार स्पेशलाइज्ड ऑर्गन आए थे रेस्पिरेशन के लिए. ट्रैकियल सिस्टम हो गया, ट्रैकियल ट्यूब्स जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है, बुक गिल्स, बुक
लंग्स एंड गिल्स, ये सबसे पहली बार स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंसेक्ट्स में आए थे। इसको कैसे लर्न करना है सीक्वेंस वाइज हमने देखा होगा उसी चैप्टर में। तो इनसे पहले जो आता है एनिलिडा, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं पाया जाएगा, जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हो रहा था, बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सचेंज हो रहा था, वैसा ही इसमें भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि बॉडी सरफेस को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है यहाँ पे। जैसे इंसेक्ट्स में जो बाहर के लेयर होती थी, एक्सोस्केलेटन होता था, वो हार्ड होता था लेकिन बना वो क्यूटिकल से ही था, काइटिन से बना था एज अ कंपाउंड, एंड क्यूटिकल भी उसको बोल सकते हैं, लास्ट में बताया गया चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे इससे पीछे जो फाइला आ रही है एनिलिडा यानी अर्थवॉर्म्स में, यहाँ भी क्यूटिकल पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मॉइस्ट क्यूटिकल होगा क्योंकि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थवॉर्म यानी एनिलिडा में मोस्टली, इसलिए मॉइस्ट क्यूटिकल है एक्वाटिक हैबिटेट की वजह से, एंड होगा बॉडी सरफेस से ही, क्योंकि क्यूटिकल ये स्किन के ऊपर की ही लेयर होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि लोअर इनवर्टिब्रेट से मैच करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इंसेक्ट्स में आए थे स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उससे पहले बॉडी सरफेस के ही थ्रू हो रहा था। इसके बाद इंसेक्ट्स के लिए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी ट्रैकियल ट्यूब्स बोला गया है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको गिनवा दिए कितने पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स यानी आर्थ्रोपोडा में मैंने आपको गिनवाए थे इंसेक्ट, यहाँ पे इसका एग्जांपल कॉकरोच हमने देखा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है इसके बारे में। अब नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब्स इसको बोलते हैं, ये याद रखना ज़रूरी है। इससे याद रखो ट्रैक आ रहा है ना इसके स्टार्टिंग में, तो ये वाला ट्रैक याद रखो TRACK, जो स्टेडियम में पाया जाता है जिसपे एथलीट्स भागते हैं, उसमें काफ़ी सारी लेन्स बनी होती है ट्रैक पे, तो लेन्स से याद रखो दीज आर नेटवर्क ऑफ लेन्स, तो ट्रैक से आपको नेटवर्क याद आ जाएगा। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, ये याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमंस में भी ये ट्रैकिया विंड पाइप को कहा जाता है, क्योंकि नेटवर्क इसमें बना होता है। एंड यहाँ से हमने देख लिया कि अर्थवॉर्म और इंसेक्ट्स में क्या पाया जाएगा। इसके बाद है स्पेशलाइज्ड वास्कुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, वेयर एज वास्कुलराइज्ड बैग्ड कॉल्ड लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो सबसे पहले तो ये वास्कुलर वर्ड आपको समझने की जरूरत है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ये डिराइव किया गया है वेसल से, जैसे कि हमने वास्कुलर टिश्यूज देखे हुए हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जाइलम एंड फिलोम, उनका ट्रांसपोर्ट में यूज होता था ना वेसल्स का, तो वैसे ही यहाँ पे वेसल से एसोसिएटेड है, ये ट्रांसपोर्ट में यूज होगा इस वास्कुलर स्ट्रक्चर का। एंड यहाँ पे गिल्स लिया गया है, लंग्स भी इसी का एग्जांपल है, तो इनमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का, तो वेसल से एसोसिएटेड है, वास्कुलराइज, ऐसे आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे 3 टाइप का आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ब्रैंकियल, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस। तो इन तीनों में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। मैच द कॉलम टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। सबसे पहले है गिल्स, इसमें ब्रैंकियल बोलते हैं इसको, लेकिन ये जो वर्ड है इसमें ब्रैंकिल बोलना, आपको ये लास्ट वाले को किल बोलना है, किल से आपको गिल याद आ जाएगा, तो ब्रैंकियल वाले में गिल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे याद रखो। इसके बाद लंग्स का जो रेस्पिरेशन का टाइप होता है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, लंग्स में LU आता है और पल्मोनरी में भी LU एक साथ आ रहा है, इससे यहाँ से याद हो जाएगा। और लास्ट में है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये स्किन के थ्रू होता है, ये हमने ऊपर देखा था जब स्किन के थ्रू अर्थवॉर्म में हो रहा था वो मॉइस्ट क्यूटिकल का वो इस्तेमाल करा था, क्यूटिकल से ही डिराइव किया गया ये क्यूटेनियस है जो कि स्किन का ही पार्ट है, तो इससे ये याद हो जाएगी कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन उसको कहते हैं। अब गिल्स पाए जाते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में, दिस मस्ट बी क्वाइट ऑब्वियस टू यू, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे पाए जाते हैं उनमें लंग्स होंगे, एंड पानी में पाए जाने वाले के पास गिल्स होते हैं, ये फिशिस से हम याद रखते हैं। एंड अगर आपको इतना भी नहीं पता तो ये भी हमने ABCD से लर्न किया हुआ है, F के बाद G आता है ABCD में, इसका मतलब F से फिशिस में, G से गिल्स पाए जाएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। एक्वाटिक यानी फिशिस भी पानी में पाई जाती है, तो एक्वाटिक और आर्थ्रोपोड्स पानी में होंगे, तो इनमें भी यही पाया जाएगा। मोलस्क के आगे एक्वाटिक वर्ड इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि मोस्टली मोलस्क एक्वाटिक ही होते हैं, इसके एग्जाम्पल सारे हमने लर्न किए हुए हैं एनिमल किंगडम में। तो इनमें पाए जाएंगे गिल्स, और लंग्स होंगे टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे पाए जाने वाली फॉर्म्स में। अमंग वर्टिब्रेट्स, अब यहाँ पे लोअर और हाइयर इनवर्टिब्रेट्स कवर हो चुके हैं। हाइयर में एग्जांपल लिया उसने अर्थवॉर्म यानी एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा
का इंसेक्टा की फॉर्म में, और उसके बाद मोलस्क का भी लिया है एग्जांपल, एंड लोअर के तो हमने देखे ही थे। अब वर्टिब्रेट्स की बारी। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स वेयरएज एम्फीबियंस, रेप्टिल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। तो फिशेस में गिल्स होते हैं तो हमने देख ही लिया। एम्फीबियन से लेके मैमल्स तक ये टेट्रापोडा के अंदर आते हैं, एंड मोस्टली इनका जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल होता है, यानी ज़मीन पे पाए जाते हैं, इसलिए लंग्स होगा इनमें एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, इनमें लर्न किया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग ज़मीन पे और पानी पे दोनों में पाए जा सकते हैं। ज़मीन पे होता है इसका मतलब इसमें लंग्स तो पाया जाएगा, लेकिन लंग्स और गिल्स दोनों एक साथ एक ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकते ना, इसलिए जब ये पानी में जाएगा तो इसको रिस्पायर तो करना पड़ेगा, तो इसलिए स्किन का इस्तेमाल किया जाता है इसके द्वारा जब पानी में जाता है, इसको क्यूटेनियस बोलते हैं। तो फ्रॉग्स क्योंकि एम्फीबियंस की दो लाइफ होती है, इसलिए इसमें दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। तो हमारे अपर लिप के ऊपर दो छेद होते हैं, इन्हीं को नोस्ट्रिल बोला गया है, बाहर से देखे जा सकते हैं, इसलिए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहा जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पासेज। अब यहाँ से सीक्वेंस ज़रूर याद होना चाहिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सबसे पहले नोस्ट्रिल आता है, ये तो याद रखा जा सकता है, आसान है। जैसे माउथ स्टार्ट होता है MO से, वैसे नोज़ की यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग होती है NO से, यानी नोस्ट्रिल से। तो नोस्ट्रिल सबसे पहले आएगा, उसके बाद नेजल पासेज आती है या चेम्बर आता है, ये एक ज़रूरी पॉइंट है, तो इसको ऐसे याद रखो। ये नेजल पासेज है, इट एसेंशियली स्टैंड्स फॉर नोस्ट्रिल्स ओनली। जैसे फेरिंग्स हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, इट वाज आल्सो अ पासेज कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ विंड पाइप एंड ईसोफेगस, यानी फेरिंग्स एक ओपनिंग ही थी, जो इसको पासेज भी बोले थे। पासेज सिर्फ ओपनिंग ही होती है, क्योंकि नोस्ट्रिल्स भी ओपनिंग ही है, तो नेजल पासेज को ओपनिंग ही बोल सकते हैं। तो नोस्ट्रिल्स आएगा पहले, फिर नेजल पासेज, क्योंकि यही होती है ये, फिर आएगा नेजल चैम्बर, जिसको एक्चुअल नाक बोलते हैं, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is common passage for food and air। तो इस चेम्बर के बाद pharynx आता है, ये कॉमन होता है, ये हमने देख लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। The pharynx opens through larynx region into the trachea। तो लैरिंग्स आता है पहले, ट्रैकिया विंड पाइप के पहले, ये हम आगे देखने वाले हैं, डायग्राम में भी देखेंगे, एंड अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। एपीग्लोटिस कवरिंग होती है ग्लोटिस की, यानी जो ओपनिंग है विंड पाइप की उसकी, इसके बाद लैरिंग्स आता है। एंड फेरिंग्स और लैरिंग्स एसेंशियली क्योंकि सिमिलर साउंड करते हैं पीछे से, तो इसलिए याद रखो कि ये दोनों जितना क्लोज हो सके उतना होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर साउंड कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर होता है फेरिंग्स, उसके नीचे एपीग्लोटिस और ग्लोटिस पाया जाता है, ये तो हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से भी। तो उसके तुरंत नीचे फिर लैरिंग्स होगा, यानी ट्रैकिया पहले नहीं आएगा, पहले लैरिंग्स आएगा। ये कैसे याद रखना, ये हमने देख लिया। एंड इसकी स्ट्रक्चर एसेंशियली गले जैसी दिखाई देती भी है लैरिंग्स की, तो साउंड बॉक्स होता है ये, साउंड क्योंकि गले से ही प्रोड्यूस होता है, तो इससे याद रखा जा सकता है कि साउंड बॉक्स है। गला में भी पीछे LA आता है और लैरिंग्स में LA आता है, ये ऐसे भी याद रखा जा सकता है। तो ट्रैकिया आएगी लैरिंग्स के बाद। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। तो गला से हमने याद रखा है कि इसको साउंड बॉक्स बोलेंगे, एंड ये कार्टिलेजिनस होता है, बोनी नहीं होता, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। LA इसमें आता है, कार्टिलेजिनस में भी LA आता है। एंड पीछे हमने ग्लोटिस से G से इसको लर्न किया था, तो वहाँ से भी इसको ध्यान रखा जा सकता है, गले के रीजन में LA से। Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi। इससे पहले जो फ्लैप वाली बात है ये डाइजेस्टिव वाले में मैंने कवर कर ली है, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है यहाँ पे। तो ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब होती है, ये ट्रैकिया में TRA आता है और TRA आ रहा, स्ट्रेट ट्यूब में भी यहाँ से याद हो जाएगा। एंड ये मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है, उसके बाद डिवाइड कर जाती है। ये एग्जैक्टली सही बात नहीं है,
आगे हम देखेंगे कि थोरैसिक वर्टिब्रा ये लोकोमोशन मूवमेंट में इनका नंबर टोटल 12 होता है। तो अगर बीच की बात की जाए तो 6 होगा बीच, तो 6 थोरैसिक वर्टिब्रा होनी चाहिए अगर मिड थोरैसिक कैविटी है। अगर एग्जैक्टली मिड आपको बोलना है तो यहाँ पे 5th नहीं 6th होना चाहिए था, लेकिन 5th ही है, ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि मेंशन्ड है एनसीईआरटी से। एंड मिड थोरैसिक कैविटी आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं इसको, 6 और 5 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन एग्जैक्टली 5 ऐसे याद रखो। जहाँ पे डिवाइड कर रहा है उसको ब्रोंकाई बोला जा रहा है, इसमें NCH आ रहा है पीछे, और 5 जब आप लिखते हैं उसमें भी NCH आता है, तो 5 से याद रखो कि 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे ये डिवीजन होता है एंड प्रोड्यूस होती है ब्रोंकाई। ये वर्ड डिराइव्ड है ब्रांच से, BRANCH, ब्रांच, ब्रांचिंग जो होती है उससे ब्रोंकाई डिवाइडेड है, डिराइव्ड है। तो यहाँ पे ब्रांचिंग ही हो रही बेसिकली, ट्रैकिया में 2 ब्रांचेस लिख रही हैं इसलिए इसका नाम ब्रोंकाई रखा गया है। प्राइमरी ब्रोंकाई क्योंकि सबसे पहले डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, प्राइमरी ब्रांच। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स एंडिंग इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकायोल्स। तो सबसे लास्ट में थिन टर्मिनल ब्रोंकायोल्स बनेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए एंड वाले जो भी यहाँ पे मिलेंगे हमें स्ट्रक्चर से, ब्रोंकाइल्स इनको नाम दिया गया है ब्रोंकाई से एसोसिएट करने के लिए। यही गिव राइज करेंगे एल्विलाई से, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। एक्सचेंज में काम आइए, एक्सचेंज हो पाए में एक्सचेंज से गैसेस का, तो थिन होनी चाहिए ना, इसलिए टर्मिनल ब्रोंकाइल्स थिन होते हैं। एंड आगे डिवीजन जब होता जाता है, ब्रांचिंग और हो जाती है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी बनते जाते हैं। द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकायोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो रिंग्स कार्टिलेजिनस होती है, बोनी नहीं होती है, तो हम देखते ही आए हैं सब कुछ यहाँ पे कार्टिलेजिनस ही है। इनकम्प्लीट रिंग होती हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है, कंप्लीट नहीं। कार्टिलेजिनस में इन आता है तो उसे याद रखो कि इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। एंड किन स्ट्रक्चर्स में ये पाई जाती है ये आप डायग्राम से भी कंफर्म कर सकते हैं। देखिए ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद सेकेंडरी बनेंगे टर्शियरी एंड सो ऑन। यहाँ पे सेकेंडरी वगैरह पे पाई जा रही है, लेकिन जो टर्मिनल ब्रोंकायोल्स हैं, टर्मिनल से जिनसे ये एल्वुलाई राइज करी है, जो वास्कुलर बेस्ड है, इनको एल्वुलाई बोला गया है, हम आगे देखेंगे। तो टर्मिनल वाले में नहीं दिखाई दे रही, इनिशियल जो ब्रोंकायोल्स हैं उन्हीं में है। तो इससे ध्यान रखो कि टर्मिनल में नहीं होगी, एल्विलाई में नहीं होगी, ये इस डायग्राम से क्लियर होगा, सिर्फ इनिशियल ब्रोंकायोल्स में मिलेगी ये इनकम्प्लीट रिंग। ईच टर्मिनल ब्रोंकायोल गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। अब ब्रोंकायोल नहीं होती ये स्ट्रक्चर जिसे गैसियस एक्सचेंज होना हम आगे देखेंगे, एल्वुलाई ही होती है, इसका नाम ये है। ये वास्कुलराइज्ड बैग से आप कंफर्म कर सकते हैं, वास्कुलराइज्ड में वी आता है, एल्वुलाई में वी आता है, ब्रोंकायोल में कहीं नहीं आता, और एल आता है एक साथ एल्वुलाई में और इन दोनों में। तो जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर होगी जिससे गैसियस एक्सचेंज होना वो एल्वुलाई ही उसका नाम है, ये यहाँ से कंफर्म किया जा सकता है। टर्मिनल जो लास्ट वाले ब्रोंकायोल हैं वो गिव राइज करेंगे एल्वुलाई को, और इनिशियल ब्रोंकायोल्स में पाई जाएगी इनकम्प्लीट रिंग, टर्मिनल में नहीं होगी, हमने अभी डिस्कस करा। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स। तो लंग्स एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, ये हमने पहले देखा। ट्रैकिया ट्यूब से ही ये ओरिजिनेट करता है, ट्रैकिया से नेटवर्क हमने याद किया था, तो वही बताया जा रहा है। ब्रोंकाई से स्टार्ट होता है, एल्वुलाई पे खत्म होता है ये नेटवर्क। वी हैव टू lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them, it reduces the friction on the lung surface। तो फ्लूइड का इन जनरल यही काम होता है, जैसे ग्रीस का आप एग्जांपल ले सकते हैं, मशीन्स में यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन वेरियस पार्ट्स। विस्कस फ्लूइड जो होता है, तो इन जनरल यही काम होता है फ्लूइड्स का, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। तो लंग सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा वो होगा प्लूरल फ्लूइड। एंड प्लूरा ये वर्ड ही ड्राइव किया गया प्लूरल से ही, डेफिनेटली सिंगुलर होता है एक, प्लूरल मतलब दो, तो मतलब एक से ज़्यादा, सबसे पहले दो ही आता है, तो डबल लेड हो गया ये प्लूरा, इसके नाम से ही क्लियर होगा ये जो कवरिंग है लंग्स की। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये हमने देख लिया। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक
लाइनिंग है, वेयर एज द इनर फ्लूइड मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, तो लंग सरफेस से इनर वाली होगी यानी जो अंदर है ऑफ कोर्स चीज़, और बाहर जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक लाइनिंग है, उससे बाहर वाली होगी। दीज आर क्वाइट ऑब्वियस पॉइंट्स। एंड अब देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर, द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये ऊपर वाले तीनों हमने ऑलरेडी देख लिया थे। एंड यहाँ पे जो रिंग्स गिवन है, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट रिंग्स हैं, इसलिए वहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी था कि इनकम्प्लीट इसको कैसे याद रखा जाए। ब्रोंकस ये वो एरिया है जहाँ पे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड करती है ट्राइकिया वाली पाइप। कट एंड ऑफ रिब्स यहाँ पे शो किया गया है। रिब्स का क्या रोल होता है रेस्पिरेशन में आगे डिस्कस किया गया है। ये है लंग्स, उसका कवर्ड डायग्राम। एंड डायफ्राम नीचे होता है लंग्स के तुरंत नीचे, इसका क्या रोल होता है रेस्पिरेशन में ये आगे बताया गया है। इसके बाद है प्लूरल मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर। इनर लंग सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में होगा और आउटर थोरैसिक कैविटी के साथ। ये जो बेसिकली पूरा रीजन होता है छाती वाला, इसको थोरैक्स कहा जाता है। इसी के लंग्स अंदर लंग्स सिचुएटेड होते हैं। एल्वुलाई है वो पार्ट जो टर्मिनल ब्रोंकाइल जिसको गिव राइज करता है। एंड वहाँ पे लिखा गया है कि टर्मिनल ब्रोंकाई एक नंबर ऑफ एल्वुलाई यानी एक से ज़्यादा को गिव राइज करता है। एंड यहाँ पे ऐसा है भी, आप देख सकते हैं 2, 3, 4 वेरियस नंबर में प्रेजेंट हैं। एंड इसका एक ट्री के एनालॉजी से लर्न किया जा सकता है। जैसे जो टर्मिनल ब्रांच होती है उससे बहुत सारे लीव्स निकलते हैं, वैसे ही टर्मिनल ब्रोंकाइल से बहुत सारे एल्वुलाई निकलते हैं। प्लूरल फ्लूइड होता है इन दोनों के बीच में विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। यहाँ पे आ गए थे हम। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकायोल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग मतलब वहाँ तक एयर को जो कंडक्ट करता है, लेके जाता है एल्वुलाई तक, नॉस्ट्रिल से लेके यानी ओपनिंग से लेके टर्मिनल ब्रोंकायोल तक, वो होगा कंडक्टिंग पार्ट। ट्रांसपोर्टिंग भी इसको बोल सकते हैं। एंड एल्वुलाई है एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पे रियल एक्सचेंज होगा गैसेस का, इसको रेस्पिरेटरी द सेलुलर रेस्पिरेशन जहाँ पे होना है वो पार्ट बोलते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to body temperature। फंक्शंस बताए गए हैं कंडक्टिंग पार्ट के। पहले तो सबसे पहला जो सबसे अपेरेंट फंक्शन है कि एयर को एल्वुलाई तक ले जाता है। दूसरा क्लियर करता है उसको फॉरेन पार्टिकल्स से भी। आप जानते हैं हमारी नाक में बाल पाए जाते हैं, उनका यही काम होता है, फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करना, प्योरीफाई करना, क्लियर करना एयर को। ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, यानी बाहर अगर कोल्ड एयर है तो उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाना ज़रूरी है, वरना बीमार होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसका भी इंतज़ाम करती है बॉडी। ऑफ कोर्स जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस उसके आसपास लाने की कोशिश करती है, तो ह्यूमिडिफाइज भी करती है। एंड इसी को कहा जा सकता है कि ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमिडिफाइज का मतलब यही है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देती है। ह्यूमिडिटी का मतलब नमी होता है, जो कि गर्म की साइड ही टेम्परेचर माना जाता है। तो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, ये इसी ह्यूमिडिफाइज लाइन को समझाने के लिए बोला गया है। ऐसा अक्सर एनसीईआरटी करती है, जो कोई एक हाई फाई वर्ड दे दिया गया उसको खुद ही समझा देती है फिर आगे की लाइन में। जैसे पीछे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में ईडीमा उसने वर्ड दिया गया था, तो लास्ट में जो आता था उसके बाद लिखा है स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, तो ईडीमा भी स्वेलिंग ही होता है। वैसे ही ह्यूमिडिफाइज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट है O2 जो कि ली जाती है ब्लड में, और ब्लड लेके आता है CO2 जो कि एल्वुलाई में दी जाती है, एंड फिर एटमॉस्फेरिक एयर में वो रिलीज किए जाते हैं बाहर आउटसाइड। तो O2 और CO2 का एक्चुअल एक्सचेंज होता है एल्वुलाई में। ये आगे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी आपको बताई गई है। ए से एक्चुअल डिफ्यूजन और ए से एल्वुलाई भी याद रख सकते हैं आप टेम्पररीली, क्योंकि आगे आप कंसेप्चुअली देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर गिवन है एल्वुलाई की, थिन मेम्ब्रेन उसमें होती है, तो वहीं से डिफ्यूजन होना है ये। द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चेम्बर विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चेम्बर। इसको एयर टाइट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें ना तो कहीं से लीकेज हो सकती है एयर की, ना ही एंट्री हो सकती है। सिर्फ एक ट्रैक ये यानी विंड पाइप ही जरिया है इसमें एयर के आने का, इसलिए एयर टाइट इसको बोलना सही रहेगा। एंड थोरैसिक चैम्बर कंसिस्ट क्या क्या करता है, इसके अंदर होता क्या है,
कैसे बनता है ये आगे बताया जा रहा है। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, यानी पीछे इसके वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रास अरेंज होती हैं। डोर्सल मतलब पीछा, कमर वाला हिस्सा को डोर्सल बोलते हैं। वेंट्रल मीन्स आगे वाला, जो फ्रंट रीजन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। वेंट्रली बाय द स्टर्नम, स्टर्नम एक हड्डी होती है, आप देखेंगे लोकोमोशन मूवमेंट है जो चेस्ट के रीजन में पाई जाती है, यानी वेंट्रली। तो वेंट्रली स्टर्नम की फॉर्म करेगी थोरैसिक चेम्बर को। लेटरली बाय द रिब्स, यानी साइड में रिब्स पाई जाती हैं, पसलियाँ साइड में होती है, हमने डायग्राम में भी देखा था, आगे भी देखने वाले हैं, रिब्स होती हैं साइड में। एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, ये हमने पीछे देखा कि नीचे डाउन साइड डायफ्राम था। एंड डोम कैसा होता है आप जानते होंगे, ऐसे हेमिस्फेरिकल सी स्ट्रक्चर होती है, तो ताजमहल के ऊपर बनी होती है हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, वही डोम शेप्ड होती है। एंड ये मैंने आपको विजुअली बता दिया, आप सीधे भी याद रख सकते हैं, डी से डोम शेप और डी से डायफ्राम, इसकी शेप कैसी होगी। डायफ्राम नीचे पाया जाता है, ये हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था पीछे। तो ये होता है एनाटॉमिकल सेटअप थोरैसिक चैम्बर का, किन किन हिस्सों से बना होता है, इन सभी का कॉम्बिनेशन ही थोरैसिक चैम्बर होता है बेसिकली, जो रीजन है चेस्ट का। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung or pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing, as we cannot directly alter the pulmonary volume. तो इसका अगर रीज़न पूछा जाए ना कि हम क्यों डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते पल्मोनरी यानी लंग्स की वॉल्यूम को, पल्मोनरी वर्ड इज एसोसिएटेड विद लंग्स, ये हमने पीछे देखा था, तो आप बता दीजिए कि एयर टाइट चैम्बर होता है जिसमें लंग्स रखे होते हैं। यहाँ पे बोला भी गया है एनाटॉमिकल सेटअप कुछ ऐसा होता है लंग्स का थोरैक्स में कि डायरेक्टली अल्टर नहीं की जा सकती। कोई भी चेंज थोरैसिक कैविटी में होगा अगर तो लंग या फिर पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है थोरैसिक कैविटी की तो लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एंड रिवर्स विल हैपन अगर थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। तो इसके थ्रू ही हम लंग्स यानी पल्मोनरी कैविटी के में चेंजेस कर सकते हैं। ये रीज़न याद रखना ज़रूरी यहाँ से कि पल्मोनरी यानी लंग्स की वॉल्यूम डायरेक्टली क्यों नहीं अल्टर की जा सकती, ये एयर टाइट चैम्बर इसका रीज़न होता है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो हिस्से होते हैं रेस्पिरेशन के, एक ब्रीदिंग और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे उनका डिस्कशन होगा। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज़ रिलीज्ड आउट। तो ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है, ये ज़रूरी पॉइंट हो गया यहाँ से। इसको ऐसे याद रखो, व्हेन एयर हैज़ वेंट आउटसाइड द नोस्ट्रिल्स एंड देन इनसाइड द नोस्ट्रिल्स, उसी को वेंटिलेशन बोलते हैं। वेंट से वेंटिलेशन याद रखो, इसी को ब्रीदिंग कहा जाता है। एंड ब्रीदिंग पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन सबसे आखिरी स्टेप होता है। ये स्टेप वाइज आपको पूछा जाने चाहिए, सीक्वेंस भी आपसे अरेंज कराया जा सकता है। तो सबसे पहला काम तो ऑक्सीजन को लेना होगा उसको सेल्स तक पहुँचाने के लिए, इसलिए ब्रीदिंग सबसे पहले आता है। देन ऑक्सीजन आ गई तो ब्लड के पास पहुंचाना है उसको, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 and CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो ब्रीदिंग के थ्रू लंग्स के में से पहुंचा के एल्वियोलाई तक पहुंचाई जाती है, फिर उसका डिफ्यूजन होता है ब्लड में बाय द सेकंड प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ब्लड पे पहुंचने के बाद उसको टिश्यूज तक पहुंचाता है ब्लड, इसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, फिर टिश्यूज को अवेल करवाता है ब्लड, टिश्यूज के थ्रू डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन टिश्यूज के पास पहुंचती है। लास्ट स्टेप आ गई यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एक्चुअली इसको कैटाबॉलिज्म कहा नहीं जाना चाहिए, हमने देखा था चैप्टर 14 में ही, रेस्पिरेशन प्लांट्स। एम्फीबोलिक पाथवे होता है ये, इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कहना रेस्पिरेशन को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल एनर्जी डिराइव करने के लिए ही किया जा रहा है, उसी के जनरली परसेप्शन यही है हमारा, इसलिए कैटाबॉलिज्म यहाँ पे बोल सकते हैं। रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज जब तोड़ा जाता है तो उससे CO2 रिलीज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। तो एंड रिजल्ट होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, स्टार्टिंग होगी ब्रीदिंग से फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन।
mechanism of breathing now discussed here. Breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is withdrawn in, and expiration, by which alveolar air is released out. तो in means inside and ex से आप outside समझेंगे। एंड ये हमने देखा भी हुआ है एक्सोक्राइन में, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो एक्सपीरेशन मतलब बाहर छोड़ना एयर को, एंड इंस्पिरेशन इनसाइड, ये ब्रीदिंग में ही दोनों आती हैं, लेना और देना, अंदर बाहर, ये हमने देखा हुआ। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये दोनों पार्ट होंगे ब्रीदिंग के, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से याद हो जाएगा। तो दो स्टेजेस होते हैं, ये हमने देख लिया। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एंड इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया भी था आपको कि ये जो हमारा ईसोफेगस में कैप नहीं होती कोई, जैसे एपिग्लोटिस पाई जाती है ग्लोटिस के ऊपर, विंड पाइप के ऊपर, वैसे ईसोफेगस में नहीं होती। रीज़न इसका यही है कि प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है विंड पाइप में, जहाँ पे एयर आ जा सकती है वहाँ पे जाएगी नहीं एयर, बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ प्रेजेंट होता है। तो यही रीज़न है कि सोख ली जाती है बाहर से एयर, जैसे कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन भी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही होती है, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। The inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. There is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Intra का मतलब होता है inside, inter means in between. तो जो lungs के अंदर प्रेशर है उसको intrapulmonary pressure कहा गया है। अगर ये कम है बाहर के प्रेशर से तो एक ग्रेडियंट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बाहर से अंदर का, तो लंग्स के अंदर एयर वहाँ पे आ सकती है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है कि एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में कम प्रेशर है हमारे लंग्स के अंदर, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेगेटिव प्रेशर का होना, क्योंकि बाहर तो एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो ये लंग्स की अडेप्टेशन होती है कि नॉर्मल से कम वो टेम्परेचर करता है इनसाइड, जीरो से कम यानी नेगेटिव में चला जाता है, टू क्रिएट दिस प्रेशर ग्रेडियंट। सिमिलरली एक्सपीरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर फेंक दिया जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगी लंग्स के द्वारा, ये बताया जा रहा है। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड internal intercostals between the ribs help in generation of such gradients। तो ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन प्रेशर ग्रेडियंट्स को क्रिएट करने में। एंड डायफ्राम के अलावा ये जो मसल्स हैं ये दो टाइप की होती हैं, याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे मेंशन सिर्फ एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ही, लेकिन दो टाइप की होती हैं मेंशन करी हुई, याद रखना ज़रूरी है। ये डायफ्राम से ही याद रखो आप, डायफ्राम में डाया आता है स्टार्टिंग में, डाया से दो याद रखो कि दो टाइप ऑफ इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होंगी। एंड इनका एग्जैक्ट रोल क्या होता है ये आगे डिस्कस किया गया है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो डिफरेंट डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होती है डायफ्राम के और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, दोनों अलग आपको ध्यान होने चाहिए। डायफ्राम में एपी आता है, एपी से याद रखो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में डायफ्राम इंक्रीज करेगा वॉल्यूम को। एंड ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ पे कि डायफ्राम इनिशिएट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन को या इंटरकोस्टल मसल से। तो ऐसे ध्यान रखो एबीसीडी में पहले डायफ्राम डी पहले आता है एंड इंटरकोस्टल मसल का आई बाद में आता है, डी पहले आता है, इसलिए डायफ्राम इनिशिएट करेगा कॉन्ट्रैक्शन को, यानी ना कि इंटरकोस्टल से। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स and the sternum causing increase in volume of the thoracic chamber in dorsoventral axis। dorsoventral मैंने आपको बताया कि वेंट्रल आगे वाला हिस्सा होता है और डोर्सल पीछे वाला। एंटीरियर पोस्टीरियर भी आप यही समझ लोगे, एंटीरियर मतलब आगे वाला और पोस्टीरियर मतलब पीछे का, ऐसा नहीं है। डोर्सोवेंट्रल होता है ट्रूली कमर वाला और छाती वाला। ये एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब है आगे और पीछे, जैसे माउथ और हमने एनस के लिए पढ़ा हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ ऊपर पाया जाता है ना, तो एंटीरियर उसके लिए यूज़ किया जा रहा है, पोस्टीरियर एनएस के लिए जो कि नीचे पाया जाता है। तो ये ऊपर नीचे वाला है, आगे पीछे नहीं है,
एंटीरियर पोस्टीरियर मीन्स ऊपर नीचे, एंड डोर्सो वेंट्रल मीन्स आगे पीछे, ये तो हमने देख ही लिया। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंटरनल नहीं है, ये ज़रूरी है यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ से ध्यान रखो कि एक्सिस में इंक्रीज कर रही है, ये एक्सिस के अराउंड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। एक्सिस और एक्सटर्नल, ये एक्स सिमिलर साउंड कर रहे हैं, ये यहाँ से ध्यान रखो। एंड इनका काम क्या होगा, इंटरकोस्टल बेसिकली रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है ना, तो रिब्स को ये लिफ्ट अप कर लेंगी, उसको ऊंचा कर लेंगी कॉन्ट्रैक्शन करके, एंड स्टर्नम भी इसके साथ ही लिफ्ट अप हो जाएगी। एंड ये याद रखना ज़रूरी है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन रिब्स और स्टर्नम को लिफ्ट अप कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स का या फिर डायफ्राम का। इंटरकोस्टल तो क्योंकि रिब्स के बीच में ही आती है, तो रिब्स को तो वो लिफ्ट अप करेगा, या तो वहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसकी लोकेशन क्या है। लेकिन स्टर्नम भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि PQRS, आर के बाद एस आता है ABCD में, यानी जो रिब्स को लिफ्ट अप करेगा वही स्टर्नम को करेगा। ये यहाँ से याद रखो कि दोनों एक साथ आएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट बच गया है कि डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारी इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करती हैं। ये अल्टरनेटिवली हमें याद रखना है। हमने डायफ्राम के लिए देख लिया कि एंटीरियर पोस्टीरियर होगा, जो दूसरी एक्सिस है डोर्सो वेंट्रल, वो इंटरकोस्टल के लिए होगी, या अल्टरनेटिवली याद रखना है। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये हमने देखा कि जो चेंजेस होते हैं थोरैक्स में वो एज इट इज़ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं लंग्स में, यानी पल्मोनरी एरिया में। An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration occurs। ये हमने पढ़ा हुआ है Boyle's law, that pressure is inversely proportional to volume at constant temperature। तो constant temperature बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, यानी वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर लिया तो प्रेशर इंक्रीज करेगा इनसाइड द लंग्स, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, बाहर ज़्यादा अंदर कम, तो इंस्पिरेशन हो जाएगी। द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूसेस द thoracic volume, thereby pulmonary volume। This leads to an increase in intrapulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure, cause the expulsion of air from the lungs, that is expiration occurs। तो ये जस्ट रिवर्स ही प्रोसेस है। प्रेशर और वॉल्यूम के क्या रिलेशन होंगे आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, पीछे हमने कवर कर लिया जिस मेथड से। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमन। तो लंग्स के तुरंत नीचे ही एब्डोमन आता है, वहीं वो स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है जिससे हम ब्रीदिंग का स्ट्रेंथ बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन, एडिशनल मसल्स यहाँ पे ही प्रेजेंट होंगी। ये यहाँ से ध्यान रखो, एबिलिटी बेसिकली की बात की जा रही है। एब आता है इसके स्टार्टिंग में, एब्डोमन के स्टार्टिंग में भी एब आता है, तो ये एडिशनल मसल एब्डोमन में पाई जाएंगी, ऐसे ध्यान रखा जा सकता है। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 से 16 टाइम्स एयर पर मिनट्स। ये सांसें जितनी ली जाती हैं 1 मिनट में, उसकी बात की जा रही है। एंड ये एग्जैक्टली नंबर पता होना चाहिए आपको। बेसिकली ब्रेथ्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि BR से स्टार्ट होता है। BR से 12 याद रखो, यानी पहले इसके BR आ रहा है, और ब्रेथ्स को हिंदी में सांस बोला जाता है। तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16 आता है जो S से स्टार्ट होता है। सांस भी S में ही स्टार्ट होती है, ऐसे S से। तो उसके बाद 16 ही आता है 12 के बाद, ऐसे तो 12 के बाद 16 आएगा, यानी 12 से 16 टाइम्स 1 मिनट में एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करता है। ये नंबर ऐसे याद रखा जा सकता है। The volume of air involved in breathing movements can be estimated by spirometer, which helps in clinical assessment of the pulmonary functions। तो स्पायरोमीटर मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ एयर। ये अगेन रेस्पिरेशन से ध्यान रखो, वहीं पे एक्सचेंज होता है ब्रीदिंग में, यानी रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं ना कॉमनली, तो रेस्पिरेशन को ही ब्रीदिंग बोला जाता है कॉमनली। रेस्पिरेशन इज ए ब्रॉडर टर्म, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसमें SPI आता है रेस्पिरेशन में, तो वॉल्यूम ऑफ एयर को स्पायरोमीटर मेजर करेगा, इसके भी SPIR आता है, ये यहाँ से ध्यान रखा जा सकता है। एंड इसका बेसिकली अमाउंट कितना, ये जो 12 से 16 ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। एंड 12 से 16 टाइम करके कितनी वॉल्यूम एक्सचेंज होती है ये पता लगा जा सकती है। तो नॉर्मल वॉल्यूम अगर हमें पता है तो स्पायरोमीटर की हेल्प से अगर
उसमें चेंजेस आए हैं, डेविएशंस आए हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। कोई डायग्नोसिस करके कोई अगर कंडीशन हमें डिजीज़ कंडीशन दिखाई दे रही है उसका पता लगाया जा सकता है लंग से एसोसिएटेड। इसलिए बोला जाए कि क्लिनिकल असेसमेंट में यानी डायग्नोसिस में इसका इस्तेमाल होता है स्पायरोमीटर का। आगे डिस्कस की गई हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं इस चैप्टर का। इससे पहले ये डायग्राम भी देख सकते हैं थोड़ा सा, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जिसमें बताई गई है। तो एयर जब एंटर करती है लंग्स में तो वो फूल जाते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये आप देखिए कॉन्ट्रैक्शन से पहले और कॉन्ट्रैक्शन से बाद में आपको पहचानना आना चाहिए। डायग्राम देके पूछ ले कौन सा इंस्पिरेशन है कौन सा एक्सपिरेशन का। तो आर्क अपवर्ड होता है डायफ्राम, पहले ही ये हमने देखा हुआ पीछे डायग्राम में भी देखा था, एंड मैंने आपको बताया हुआ है कि हेमिस्फेरिकल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो ये आर्क अपवर्ड है नॉर्मल कंडीशन में। रिलैक्स्ड कंडीशन में जब एयर अंदर आती है तो ये नीचे की ओर पुश होता है कॉन्ट्रैक्शन में, ये ध्यान रखना है। आर्क अपवर्ड रिलैक्स कंडीशन में होगा। वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज्ड, जिससे फिर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। रिब्स एंड स्टर्नम रेज हो जाएंगे डोर्सोवेंट्रल में इंक्रीज होने से, इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, ये हमने देखा था। रिब केज बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होती है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम देखेंगे, जो ह्यूमन स्केल्टन होता है उसका पार्ट होती है, ये वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, जब एक्सपायरेशन होता है तो रिब्स और स्टर्नम ओरिजिन पोजीशन पे आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज जाएगी, यानी जो अंदर रही थी वो एयर बाहर छोड़ दिया आपने तो वॉल्यूम इंक्रीज होनी ही है। एंड प्रेशर के क्या वेरिएशन होंगे वॉल्यूम के साथ, इनवर्स रिलेशन करके आप देख सकते हैं, ये हमने पहले देखा हुआ है। और रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा डायफ्राम अपनी। ये पीछे गिवन है वर्टिब्रा, इनका क्या कंपोजिशन होता है ये अगेन लोकोमोशन मूवमेंट में देखेंगे। इसके बाद आती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सबसे पहले दी है टाइडल वॉल्यूम। टाइड्स बेसिकली आपको पता होगा क्या होते हैं, समुद्र में जो लहरें होती हैं उनको टाइड्स बोला जाता है। यानी नॉर्मली जो लहरें बहती रहती हैं समुद्र में उनको टाइड्स बोलते हैं, वहीं से ये टाइडल आया है। यानी नॉर्मली जब आप सांस लेते रहते हैं तो अंदर बाहर जो लहरें होती रहती हैं हवा की, उसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। नॉर्मली जो आप हवा अंदर बाहर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली 500 ml इसका अमाउंट होता है। एंड अगर हिसाब लगाएं तो 6 से 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट लेता है एक हेल्दी ह्यूमन। 12 से 16 टाइम्स 500 को मल्टीप्लाई कर दें तो टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट में निकाली जा सकती है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, मुश्किल चीज़ है इसको ध्यान रखना कि इसका नंबर क्या है, पता होना चाहिए आपको। एंड इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन बेसिकली बनाए जाते हैं इस एरिया से, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से। एंड यहाँ पे जितनी भी आपको वॉल्यूम्स दिखाई देगी वो हंड्रेड्स में होंगी, तो इससे कम तो आपको यूनिट नहीं रखनी है। हंड्रेड्स तो यहाँ पे ऑब्वियस है, हंड्रेड्स में ही सभी का होगा। जैसे कि ये है 6 and 8, ये 60 100 है और 80 100 इतने ml ऑफ एयर एक पर्सन 1 मिनट में इंस्पायर या एक्सपायर करता है। तो हंड्रेड्स तो इसमें फिक्स होगा यूनिट, हमें सिर्फ नंबर देखना है टाइडल के लिए कितना होगा। टाइडल में क्योंकि 5 अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो इससे याद रखो 5 इसका नंबर है, यानी 500 ml टाइडल वॉल्यूम होती है। इसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, इसको IRV बोलते हैं। इसका अमाउंट है 2500 से 3000 ml। अब ये एडिशनल होती है पहली बात तो, ये दोनों रिजर्व जो वॉल्यूम है इंस्पिरेटरी हो चाहे एक्सपिरेटरी, एडिशनल होती है। नॉर्मल आपने टाइडल ले ली उसके बाद आप कितनी ले सकते हैं एडिशनल, वो होगा रिजर्व वॉल्यूम। यानी नॉर्मल के बाद कितना रिजर्व रख सकते हैं आप अंदर, वो होगा इंस्पिरेटरी, और बाहर कितना टाइडल के नॉर्मल के अलावा धकेल सकते हैं, होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसका नंबर आपको टाइडल के कंपैरिजन में ही याद रखना होगा। देखिए ये रिजर्व इसमें मेन वर्ड है IRV में, जिसके एंड में VE आता है, जो कि 5 के एंड में भी VE आ रहा है। तो यहाँ से 5 आपको ध्यान रखना है, यानी टाइडल वॉल्यूम का 5 टाइम होता है 2500। तो पहला तो ये, और उसके बाद 2500 से 3000 पे जा रहा है। ये 2500 2000 पे पीछे नहीं आ रहा। ये यहाँ से याद रखो कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये इन है, मतलब आगे भी चाहिए इसको। रिजर्व में जो 5 आ रहा है उससे और आगे चाहिए इन, तो इसे याद रखो, और इसमें 500 ऐड हो जाएगी और 3000 हो जाएगी। तो 2500 से 3000 होती है IRV, ऐसे याद रखना है।
एंड ऐसे ही एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी एडिशनल वॉल्यूम, यानी नॉर्मल के अलावा अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ये 1000 से 1100 होती है, ये हम आगे रिलेट करके इसको पढ़ेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ रिलेशन में ये आएगा। तो इसके बाद हमने पढ़ना है रेजिडुअल वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यानी ERV निकालने के बाद भी लंग्स में जितनी वॉल्यूम बच जाती है रेजिडुअल, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। 1100 से 1200 इसका नंबर होता है। तो इसको यहाँ से हम याद रखते हैं, रेजिडुअल के अंदर स्टार्टिंग में रेजी में 4 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, उसके बाद डुअल आता है, डुअल से 2 याद रखो, यानी 4 और 2 6 बन गए यहाँ से, और वॉल्यूम में तो 6 आ ही रहे हैं, तो 6 से 12 हो गए। तो 12 से 1200 याद रखो कि रेजिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट 1200 ml होता है, यानी 1100 से 1200 ml होगा जो बची रहेगी। अब इससे ध्यान रखना है हमें, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इससे भी कम होता है, 1000 से 1100 होता है, यानी इससे एग्जैक्टली 100 कम हो रहा है। वो यहाँ से ध्यान होगा कि रेजिडुअल ये जो वर्ड है इसके अंदर आ रहे हैं 8 अल्फ़ाबेट्स, जबकि जो रिजर्व होता है इसके अंदर 5 और 2 7 आते हैं, इससे कम आते हैं ना। इससे ध्यान रखो कि जो ERV है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो कम हो गया एज कम्पेयर टू रेजिडुअल वॉल्यूम, थोड़ी सी ही कम होगी क्योंकि एक ही अल्फ़ाबेट कम है, तो 100 1 से 100 याद रखो, 100 कम होगी। ये है 1100 से 1200, ये होगी 1000 से 1100। अब अगर क्वालिटेटिवली आपसे कभी पूछ लिया जाए सीधे ही कि IRV ज़्यादा होती है या ERV, तो सीधे भी इसको याद रखने का आसान तरीका, वैसे आपको पता ही होगा, जितनी आप सांस फोर्सिबली अंदर ले सकते हैं उतनी बाहर धकेल नहीं सकते, उससे कम ही धकेल सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रूफ भी है NCERT में ही, आगे आपको बताया गया कि ऑक्सीजन जब ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जो कि हम लेते हैं इनसाइड ऑक्सीजन को। लेकिन वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को जब ट्रांसपोर्ट करने की बारी आती है वो 4 ml करता है, यानी उससे कम, यानी जब बाहर धकेलनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो हम कम दे पाते हैं। तो इससे इन जनरल याद रखो कि ERV कम होगी IRV से। एंड यहाँ पे हमने एग्जैक्ट इनके अमाउंट्स भी याद रख लिए जो कि ज़रूरी है, इन्हीं की कैलकुलेशन पूछी जाती है इस पार्ट में। बाई एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो वॉल्यूम्स का इस्तेमाल होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड वॉल्यूम्स के ऐड होने से कैपेसिटीज़ बनती हैं, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा जब एक एक कैपेसिटी को लर्न हम कर लेंगे। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी सबसे पहले लिखी गई है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन करी है एक पर्सन ने, यानी टीवी उसने छोड़ दी है, क्योंकि नॉर्मल में टीवी लेते हैं हम और टीवी ही छोड़ते हैं, तो टीवी अगर उसने छोड़ी है नॉर्मल एक्सपायर करके तो लेगा भी तो भाई, वो अपने से उसने कुछ निकाला है तो बाहर अंदर उसको लेगा भी दोबारा। तो एक तो टीवी लेगा वो नॉर्मल एक्सपायरेशन जो उसने की थी, और उसने टोटल वॉल्यूम पूछी है भाई नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो ले सकता है इनसाइड। टोटल का मतलब पूरा जोर लगा लेगा वो तब जो आएगी। तो टीवी उसने दी है और जोर उसने लगाना है, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी वो लेगा फोर्सिबल से। तो टीवी प्लस IRV इसलिए बोलते हैं कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर ये दोनों आती हैं। On similar grounds we can define expiratory capacity also. Total volume of air a person can expire after a normal inspiration. अगर नॉर्मली उसने इंस्पायर किया मतलब टीवी उसने इनसाइड ली है, अगर इनसाइड ली है तो बाहर भी छोड़नी होगी। बाहर के अंदर वो ऐसे ही रख नहीं सकता, तो छोड़नी ज़रूर होगी उसको। तो एक तो टीवी छोड़ेगा बाहर वो, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है टोटल वॉल्यूम जो कि एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। टोटल अगर उसको एक्सपायर करनी है तो उसमें वो भी जोड़ ली जाएगी, वो फोर्सिबली जो करेगा, यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी वो बाहर छोड़ेगा। तो दैट्स हाउ टीवी प्लस ERV फॉर्म्स एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एंड इनको इनके नाम से भी गैस आउट किया जा सकता है, जैसे कि पीछे इनकी डेफिनेशन में आता है पल्मोनरी कैपेसिटीज़, पल्मोनरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को एडअप करने से मिलती है हमें। एंड 4 ही टाइप की वॉल्यूम्स हमें याद रखनी होती है, टीवी, IRV, ERV एंड RV। तो जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, वॉल्यूम्स को ऐड करने से होगी। इंस्पिरेटरी है तो मतलब IRV तो इसमें होना ही है क्योंकि उसमें इंस्पिरेटरी आता है। अब ऐसी इसके अलावा कौन सी हमारे पास वॉल्यूम
है जो आप ले सकते हैं, क्योंकि इंस्पिरेटरी की बात हो रही है ना, सिर्फ टीवी ही बची, उसको ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं। तो टीवी प्लस आईआरवी होगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि एक तो वॉल्यूम हो ही नहीं सकती ना, आईआरवी होगा इसके साथ, ये हम इंस्पिरेटरी से जानते हैं। एंड एडिशन होता है वॉल्यूम्स का कैपेसिटी, ये भी हमें पता है। तो दूसरी तो ऐड होगी, कौन सी ऐड हो सकती है, एक ही बची टीवी इन सभी में, जो कि आप ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं। वैसे ही एक्सपिरेटरी में ईआरवी तो आएगा ही, जो दे सकते हैं आप, जो इसके अलावा ईआरवी आईआरवी और ईआरवी के बाद बचा आरवी, इसको दे नहीं सकते ना, टीवी ही दे सकते हैं। तो एडिशन करना होगा एक में दूसरी वॉल्यूम को, तो टीवी ऐड कर सकते हैं। एक्सपिरेटरी में टीवी प्लस ईआरवी आता है। इसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इस फंक्शनल से आपको नॉर्मल याद रखना होगा। नॉर्मल में एनओ आता है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे भी एनओ आ रहा है, तो इसे याद रखो। नॉर्मल इसमें इन्वॉल्व होगा वर्ड। एंड रेजिडुअल हम जानते हैं ये जुड़ा हुआ है एक्सपायरेशन से, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम से हमने ईआरवी लर्न किया था, तो इसमें नॉर्मल एक्सपायरेशन इन्वॉल्व होगा, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करा मतलब टीवी अपने बाहर धकेली, यानी फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए ईआरवी तो आपके पास बची हुई है अभी नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, इसलिए ईआरवी प्लस आरवी तो हमारे पास थी ही। इन दोनों कॉम्बिनेशन होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये मैंने जैसा कि आपको बताया, रेजिडुअल है तो इसमें रेजिडुअल तो आएगा ही, लेकिन फंक्शनल है। एंड रेजिडुअल से नॉर्मल हम रेस्पिरेशन हमने लर्न किया था, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद जो बचेगी वो होगी एफआरसी। इसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल जैसा कि आप जानते हैं इम्पोर्टेंट वर्ड को डिनोट करता है, उसी का सिनोनिम होता है। तो जब इम्पोर्टेंट यानी एक्सेप्शनल कंडीशंस आती हैं, जैसे कि वर्कआउट की कंडीशन, वहाँ पे वाइटल कैपेसिटी आएगी। ऊपर की जो जितनी भी पढ़ी हमने तीनों कैपेसिटीज, उसमें 2 आ रही थी, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट है तो इसमें 3 आएंगी। वाइटल से वर्कआउट आप याद रख सकते हैं, W एक साथ आता है ये ABCD में, तो वाइटल से वर्कआउट यानी एक्सट्रीम कंडीशन, तो इसमें 3 वॉल्यूम्स आएंगी, 2 से ज़्यादा होंगी बेसिकली ऊपर वाले में। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इसमें ये तीनों आएंगी। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। दोनों टाइप से इसको डिफाइन किया जा सकता है। अगर आपने फोर्स्ड एक्सपायरेशन करा है यानी ईआरवी बाहर निकाली है, तो ईआरवी तो आप लेंगे ही अंदर, क्योंकि आपने इसको बाहर निकाला है। उसके अलावा मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है जो कि एक पर्सन ब्रीद कर सकता है इनसाइड। मैक्सिमम कौन सी कर सकता है वो, एक तो आईआरवी करेगा वो, और एक टीवी करेगा अगर मैक्सिमम करनी है, क्योंकि ये ही दोनों को बाहर से अंदर ले सकता है। तो ये दोनों को बाहर से अंदर लेगा, और ने फोर्स एक्सपायरेशन करी है तो जो छोड़ा वो भी अंदर लेगा। तो इसलिए ईआरवी और टीवी प्लस आईआरवी टीवी और ईवी का कॉम्बिनेशन होगा वाइटल कैपेसिटी। एंड अल्टरनेटिवली भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्स इंस्पायरेशन करा है मतलब उसने एडिशनली अंदर ली है आईआरवी, तो एडिशनल अगर अंदर लिया उसको तो बाहर भी छोड़ना होगा, यानी आईआरवी भी बाहर छोड़ेगा। एंड मैक्सिमम पर्सन कैन ब्रीद आउट बोल रहा है, तो टीवी भी बाहर छोड़ सकता है वो, ईआरवी भी बाहर छोड़ सकता है। तो टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी इन दोनों कॉम्बिनेशन होगा वाइटल कैपेसिटी। तो दोनों तरीके से ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। लास्ट बचा टोटल लंग कैपेसिटी, यानी टोटल कैपेसिटी इसको मान सकते हैं आप। कैपेसिटी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स, यानी जितनी सारी वॉल्यूम्स हैं उनको जोड़ दीजिए बस। आरवी ईआरवी टीवी प्लस आईआरवी सभी का कॉम्बिनेशन होगा टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में ये तीनों आती हैं, ईआरवी टीवी आईआरवी। इसमें अगर आरवी और जोड़ दिया जाओ तो दैट विल रिजल्ट इन टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। एक एक की डेफिनेशन अब आपको क्लियर है। अगर प्लस माइनस कोई सी कैपेसिटी से करवाया जा रहा है तो अब आपको वो ज़रूर से आना चाहिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो लंग्स के अंदर आरवी तो पाई ही जाती है, आपसे बोला गया है। टोटल जो लंग्स के अंदर एक्यूमुलेटेड होते हैं, आरवी तो पहले से ही होगी। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद आप टीवी भी अंदर लेते हैं, नॉर्मली ही लेते हैं, फोर्सफुली ले रहे हैं तो आईआरवी भी उसके साथ ही लेंगे आप।
तो टीवी प्लस IRV यहाँ से हो गया। एंड अगर आपने फोर्स्ड इंस्पायरेशन करी है तो नॉर्मली आप फोर्स्ड एक्सपायरेशन भी करेंगे उतनी एयर को बाहर धकेलने के लिए। इसका मतलब जब आपने फोर्स इंस्पायरेशन करी तो ऑलरेडी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर प्रेजेंट थी, क्योंकि तभी तो फोर्स एक्सपायरेशन के उस द्वारा उसको आप बाहर धकेल पाते, तो ERV ऑलरेडी प्रेजेंट थी अंदर। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का ये कॉम्बिनेशन होती है। नेक्स्ट वी हैव द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसी के अंदर आपको डायग्राम बताया जाएगा एल्वियोलाई का, क्योंकि उसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। एक्चुअल डिफ्यूजन, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इवन दो दिस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ऑक्सीजन को दो जगह डिफ्यूज होना पड़ता है टिश्यूज तक पहुंचने के लिए, पहले एल्वियोलाई से ब्लड में, देन ब्लड से टिश्यूज में। लेकिन प्राइमरी साइट एल्वियोलाई बताई जा रही है, इसको ऐसे याद रखो, जहां पहले डिफ्यूजन होगा वही प्राइमरी साइट होगी। एल्वियोलाई से ब्लड में होता है पहले, तो एल्वियोलाई होगी प्राइमरी साइट। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion mainly based on pressure और concentration gradient। तो सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन में। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गैसेस इन्वॉल्व हैं इस चैप्टर में, इसलिए प्रेशर लिया गया है कंसंट्रेशन की जगह, स्लैश मार के और करके प्रेशर यूज किया गया है, क्योंकि प्रेशर रिप्रेजेंट गैसेस मोर अप्रोप्रिएटली। दिस थिंग वी नो फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर वेरी वेल। तो इसलिए प्रेशर यहाँ पे यूज किया गया है। Solubility of gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that affect the rate of diffusion। तो rate of diffusion को क्या क्या अफेक्ट करता है, ये इंडीड बहुत डिटेल में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी हमने पढ़ा हुआ है। वही तीन फैक्टर यहाँ पे रिपीट कर दिए गए हैं बेसिकली। पहला तो ये प्रेशर और कंसंट्रेशन है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज, जो गैस जितनी ज़्यादा सोलेबल होगी मेम्ब्रेन में उतना ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, यानी सोलिबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन बची। Now this thickness membrane itself act as a barrier to the flow of gases or whatever substance is crossing it। तो अगर ये जितनी ज़्यादा मोटी होगी, बैरियर है क्योंकि, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा कम होगा। तो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको पता भी होगा, ये हमने देखा हुआ है केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर में। पार्शियल प्रेशर जैसा कि नाम बता रहा है, एक पार्ट का प्रेशर है ये मिक्सचर में। जैसे ऑक्सीजन एक कंपोनेंट, एक पार्ट है, उसका प्रेशर रिप्रेजेंट किया जा रहा है PO2 से, वैसे ही PCO2 से CO2 का। नाम से ही क्लियर हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी टर्म है नहीं, ये नाम से क्लियर होती है। टेबल 17.1 में जो डाटा गिवन है, इट क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज। तो एल्वियोलाई से लेके टिश्यूज तक पहुंचना होता है ऑक्सीजन को, तो इसी डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसके लिए प्रेजेंट होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एंड जितने डाटा गिवन है पार्शियल प्रेशर के, जहाँ जहाँ लोकेशन पे एग्जैक्टली आपको पता होनी चाहिए। ये नाम दे के पूछे जा सकते हैं कि बताओ भाई यहाँ कितना पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का या फिर CO2 का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन के साथ। एटमॉस्फेरिक एयर में इसका पार्शियल प्रेशर mm/Hg में होता है 159। इसको हम याद रखेंगे इसके एटमिक मास से। देखो एटमॉस्फेरिक एयर की बात हो रही है ना, आगे आ रहा है एटम, यानी एटमिक इससे याद रखो। उसके बाद मोस आ रहा है, मोस से मास, यानी एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से इन्फोर करेंगे, जो कि 16 होता है, आपको पता है। 16 से 160 आपको ध्यान रखना है कि 160 के अराउंड m/Hg इसका पार्शियल प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक एयर में। 160 आपको करना ही होगा। अगर 16 कर दिया आपने तो यहाँ पे एल्वियोलाई में देखें, अगर इसका जो आप पूरा देखेंगे, कहीं भी देख लीजिए 40 से नीचे तो जा ही नहीं रहा। लेकिन हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए और अंदर, हमारे अंदर जहाँ पहुँचना है वहाँ कम होना चाहिए मूवमेंट के लिए। तो 16 से ज़्यादा तो बाकी सभी है, तो 16 तो हो ही नहीं सकता, इसमें एक और जीरो लगानी पड़ेगी, इसलिए 160 याद रखो। उसके आसपास है 159 होगा। अब इससे आगे आपको घटाना है, बढ़ाना है 55 के नंबर में, इसी प्रोपोर्शन में, क्योंकि हम आगे देखने वाले हैं कि O2 100 ml जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो
5 ml O2 को डिलीवर करता है। ये 5 आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो 5 में एक और ऐड कर दीजिए 55। 55 के प्रोपोर्शन में आपको घटाना या बढ़ाना है यहाँ पे जो प्रेशर है ऑक्सीजन का। जैसे यहाँ पे 159 है, इसमें से 55 घटा दो तो 104 बच जाएगा एल्विलाई में। एल्विलाई में कम होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक एयर में ज़्यादा होना चाहिए, तभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन पाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन एल्विलाई में आ पाएगी। तो यहाँ पे 55 आपने घटाया। इसके बाद एक और बार 55 घटाइए तो आपके पास बच जाएगा 40। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एल्वुलाई से ब्लड में जाना होता है ऑक्सीजन को, तो ब्लड में कम होना चाहिए कंसंट्रेशन आप बोल सकते हैं, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, इसलिए कम होता है। कितना कम होता है ये मैंने आपको बता दिया, 55 कम करना है, तो 104 माइनस 55 ये 40 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाने के बाद इसमें ऑक्सीजन आ गई है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, मींस ऑक्सीजन इसमें ऐड होगी तो पार्शियल प्रेशर इसमें ऐड हो जाएगा। कितना ऐड करना आपको पता है, 55 ऐड करना है, तो 95 हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज़ को डिलीवर करना होता है हमें ऑक्सीजन, तो इसलिए टिश्यूज़ में कम होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। कितना कम होगा ये हमें पता है, इसमें से 55 घटाना है, 40 आ जाएगा टिश्यूज़ में, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज़ में ऑक्सीजन पहुँच जाएगी। तो ये था सारा पार्शियल प्रेशर का मामला ऑक्सीजन के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बारी, इसका हम खुद जानते हैं कितना होता है बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में, 0.03% होता है। अब ये परसेंट में यानी परसेंट यानी पर 100 है। अगर एक्चुअल नंबर में चाहिए तो जो पर टर्म होती है ये डिवीजन में होती है, एक्चुअल नंबर में चाहिए तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 0.03 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.3 आ जाएगा। ये mm/Hg में होगा, ये ऐसे याद रखना है। और उसके बाद जो आगे पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड के एल्वुलाई से लेके टिश्यूज से लेके ब्लड में, ये सिर्फ 2 ही नंबर है इसमें, 40 और 45। इसके अलावा इसका वैरी ही नहीं करता, सिर्फ 5 से वैरी करता है। तो ऊपर हमने 55 से वैरी कराया था ऑक्सीजन का, यहाँ पे सिर्फ 5 से वैरी करना होगा। और उसके अलावा 4 वर्ड है इससे एसोसिएटेड, ये हम आगे देखेंगे कि 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर करता है डीऑक्सीजनेटेड 100 ml वर्ड ब्लड, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि 4 एसोसिएटेड है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पे एल्वुलाई में जो लो होना चाहिए वो पाया जाएगा, क्योंकि एल्वुलाई से ब्लड में जाना होगा, इवन दो उल्टा होता है इसका, ब्लड से एल्वुलाई में जाना होता है ना, टिश्यूज से ब्लड में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ब्लड से एल्वुलाई में जाती है, तो ब्लड में ज़्यादा होना चाहिए, एल्वुलाई में कम होना चाहिए। इसलिए जो ज़्यादा वैल्यू है इसकी 45 वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगी और एल्वुलाई में कम होगी 40, ताकि यहाँ से यहाँ CO2 आ सके। एंड यहाँ हमने लगा लिया पता कि 40 होगी, तो बाहर कितनी है ये हमें ऑलरेडी पता है। तो एल्वुलाई से एटमॉस्फेरिक एयर में ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, यानी CO2 एल्वुलाई से बाहर जाएगी यहाँ से इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने पता लगा लिया कि 45 होना चाहिए, क्योंकि डीऑक्सीजन में ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 और 45 ये 2 ही वैल्यूज़ वैली करती हैं ब्लड से लेके एल्वुलाई से लेके टिश्यूज़ में। तो जहाँ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ 45 होगी, जहाँ कम है वहाँ 40 होगी, सिर्फ यही है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होनी चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ पे 40 होगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है एंड टिश्यूज़ में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे होगी 45। तो टिश्यू से ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40। तो ऐसे आपको ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी होती हैं एज इट इज़। सीधे आपसे कोई भी सेक्शन में पूछ लिया जाएगा कि बताओ यहाँ कितना होगा इन दोनों में से किसी का पार्शियल प्रेशर। A gradient is present for CO2 in the opposite direction from tissues to blood and blood to alveoli। तो टिश्यू से एल्वुलाई में जाना होता है CO2 को अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। इससे पहले आगे हम बढ़ेंगे, डायग्राम भी देख लेते हैं इन जनरल क्या बताया गया है इसमें। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 होता है एल्वुलाई के अंदर, बाहर होता है 159, इसको हमने लर्न कर लिया। तो बाहर से अंदर आएगी यहाँ पे ऑक्सीजन।
एल्वेलाई में 40 होता है और जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें होता है 45 CO2 का। तो 45 से 40 यहाँ पे एल्वेलाई में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया एल्वेलाई के बारे में। एंड बाकी सब इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं जैसे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सिस्टमिक वेन्स और आर्टरी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स इनकी आएगी। बेसिकली पल्मोनरी वर्ड हमने देखा था लंग से एसोसिएटेड है, तो जो आर्टरी या वेन लंग से एसोसिएटेड होंगी पल्मोनरी आर्टरी और वेन। आर्टरी से ए से अवे याद रखते हैं हम, यानी जो हार्ट से अवे ब्लड को पंप करती है वो होगी आर्टरी। यहाँ पे एरो दिखाया गया अवे फ्रॉम हार्ट एंड टुवार्ड्स द हार्ट, वी से वापस हम याद रखते हैं, यानी वापस हार्ट तक जो ब्लड लेके आती है वो होगी वेन। ये दिखाया गया हार्ट के टुवार्ड्स, तो ये है पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्यों बोला और आर्टरी और वेन क्यों बोला, ये दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद सिस्टमिक वेन्स एंड सिस्टमिक आर्टरीज यहाँ पे बताई गई हैं। बेसिकली जो हार्ट के अलावा यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा और जितने भी सिस्टम होते हैं बॉडी में, डाइजेस्टिव हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ भी ब्रेन न्यूरल सिस्टम हो गया, ब्लड जो पहुँचाना होता है उन आर्टरीज और वेन को पहुंचाना हो गया या उनसे लेके आना होगा, कोई भी काम हो गया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, तो वहाँ पे सिस्टमिक वेन्स और आर्टरी आ जाती हैं। तो इस वहाँ से डिराइव किया गया ये सिस्टमिक वर्ड। एंड वेन्स और आर्टरी किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सी वापस लाएगी, कौन सी अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी, हमने अभी डिस्कस करा। इसके अलावा वेन्स वो ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। वेन्स छोटा नाम है, इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन कम होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरीज बड़ा है तो इससे याद रखो कि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाएगी। इसके अलावा भी हमने कंसेप्चुअली भी देख लिया कि वेन्स वापस लेके जाती हैं ब्लड को हार्ट तक। वापस तभी जाता है ना जब सभी ऑर्गन्स को डिलीवर हो गई होती है ऑक्सीजन, यानी उसमें से निकाल ली गई है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स के पास। ये हार्ट के पास ले जाती है जो उसको पंप करता है और लंग्स तक पहुंचा देता है ताकि दोबारा ऑक्सीजनेटेड ये हो पाए। तो इससे भी याद रखा जा सकता है कि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg एंड ऑक्सीजनेटेड में होता है 95। तो इससे ऑक्सीजन चूज ली गई होती है ऑक्सीजनेटेड से, तो इसलिए डीऑक्सीजनेटेड में सिर्फ 40 बच जाता है, यानी 55 माइनस। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे 45 है उसका पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजनेटेड में कम होती है इसलिए यहाँ पे 40 mm ऑफ Hg है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस डायग्राम। आई डोंट थिंक सो कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ इसमें बची है जो हमने एक्सप्लेन ना की हो। एंड अब आगे बढ़ते हैं। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 times हाइयर देन दैट ऑफ O2, अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हाइयर कंपेयर टू दैट ऑफ O2। तो ये चीज़ हमने देखी हुई है क्लास 11 पी ब्लॉक चैप्टर में भी और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के लिए CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी एफिनिटी 300 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसी से याद रखो वहाँ पे एफिनिटी ज़्यादा थी हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ने बाजी मारी थी एफिनिटी के लिए, यहाँ पे सोल्युबिलिटी के लिए बाजी मारेगा कार्बन डाइऑक्साइड ओवर ऑक्सीजन। उससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। अब इतना तो देख लिया हमने कि सोल्युबिलिटी हाइयर होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो याद रख लिया, लेकिन एग्जैक्ट इसका अमाउंट कैसे याद रखें ये भी ज़रूरी है, पूछा जा सकता है। तो हमने पीछे एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर लर्न किया था ऑक्सीजन का एटमिक मास से। यहाँ पे हम एटमिक नंबर का इस्तेमाल करेंगे सोल्युबिलिटी को लर्न करने के लिए, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में वो तो ऑलरेडी पता ही है हमें। तो यहाँ पे देखो CO2 ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एटमिक नंबर कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2 बार 8 कर दो यानी 16, 16 और 6 होते हैं 22, 20 और 25 के बीच में आता है 22। तो ये रेंज आपको याद आ जाएगी कि 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 एज कम्पेयर टू O2। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियुलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन दैम, which is composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer of endothelial cells of capillaries।
तो ये चीज़ हमने टिश्यूज़ वाले चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में देखी हुई है कि एल्वुलाई में सिंपल डिफ्यूजन जिसके थ्रू होता है वहाँ पे कौन सी एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व है, स्क्वैमस इनको कहा जाता है। वहाँ पे हमने ऐसे याद किया था, स्क्वीज्ड टाइप इनकी अपीयरेंस होती है इररेगुलर बाउंड्रीज के साथ और थिन लेयर पाई जाती है एक ही वन सेल थिक, क्योंकि इनके थ्रू डिफ्यूजन होना होता है। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे भी देखी थी। हमें स्क्वैमस एपिथेलियल मिलेगी एल्वुलाई के लिए। एंड कैपिलरीज में हमारे पास दो लेयर्स हैं बेसिकली, एंड एक आउटसाइड है एक इनसाइड है। तो इनसाइड जो यही स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं, क्योंकि इनसाइड में तो इन्हीं को एंडोथेलियम कह दिया गया है। ये भी सिंगल सेल, आप देख सकते हैं सिमिलर दिखाई दे रही है इसके साथ। तो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी ये भी टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम का है, क्योंकि डिफ्यूजन होना है इसके थ्रू ही। एंडोथेलियम क्यों बोला इसको, ये हमने अभी देख लिया। तो दो तो ये लेयर्स होगी। इसके बाद बीच में इनके आता है बेसमेंट सब्सटेंस, बेस बी से बेस और बेस से बीच, आप याद रखते हैं कि इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। इसमें भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये नीचे होती है स्क्वैमस एपिथेलियम के एल्वुलाई में जो है, तो इसलिए बोला गया है ये सपोर्ट करती है स्क्वैमस एपिथेलियम को, उसके नीचे है, और सराउंड करती है एंडोथेलियल ऑफ कैपिलरीज को, क्योंकि ये उसके ऊपर पाई जाती है, उसके चारों ओर है, ऐसा बताया गया नहीं उसको सराउंड करिए ऊपर से। तो ये है थोड़ा डिस्क्रिप्शन बेसमेंट सब्सटेंस के बारे में। एंड इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था एनटी अभ्यास जो ऐप है, कि ऑक्सीजन इसके अंदर है एल्वुलर कैविटी के अंदर, कितनी सेल्स को सेलुलर मेम्ब्रेन्स को वो क्रॉस करती है टू रीच द आरबीसीज। तो एक है हमने देखा स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल, दूसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। 3 cellular layers are crossed by this oxygen molecule in order to reach the RBCs। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था ये। मैं चाहूँगा कि इंक्लूड करूँ इसको जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे ये थ्योरी के लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद। तो ये थी स्ट्रक्चर एल्वुलाई की। एंड इसके आगे है टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। हमने देख लिया इसमें 3 मेजर लेयर्स इन्वॉल्व हैं। तो 3 से आपको याद रखना है 10 टू द पावर -3 यानी मिलीमीटर होता है। तो इससे 3 लेयर्स हैं, तो इसे याद रखो कि मिलीमीटर में होगी इनकी टोटल थिकनेस। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वुलाई। ये हमने पीछे अभी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स देखे थे उनके बेसिस पे पॉइंट आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, कहाँ कितना ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन और CO2 का। अबाउट 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड एंड हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट ऐसा करता है, ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा। द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड इन अ डिजोल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। तो यहाँ पे नंबर्स भी आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। 97% यहाँ पे बताया जा रहा है मेजरली होगा हीमोग्लोबिन के थ्रू। एंड ये आपको ऐसे भी याद रह जाएगा क्योंकि आगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे आरबीसी के जो ट्रांसपोर्ट होता है वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता भी है, तो इसके बारे में बात ही नहीं की जा रही है। तो मेजरली होगा यहाँ से, ये यहाँ से क्लियर होता है। एंड ये नंबर एग्जैक्ट कैसे याद रखें, बेसिकली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम जानते हैं 16 होता है। ये 9 और 7 को आपस में जोड़ा जाए तो 16 बन रहा है, तो इससे याद रखो 97% ये एग्जैक्ट नंबर आरबीसीज के थ्रू यानी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा। बाकी बचा 3 वो प्लाज्मा के थ्रू हो जाएगा, होगा ब्लड सेल्स के थ्रू ही, यानी ब्लड के थ्रू इन जनरल फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स होते हैं जिसमें एलमेसी आते हैं। बाकी जो बचा जो केमिकल्स होता है वो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड फ्लूइड पोर्शन ऑफ आरबीसीज। दिस विल कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर आल्सो। नियरली 20 to 25% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज वेयर 70% ऑफ इट इज कैरिड एट बाइकार्बोनेट। 7% जो आसपास इसके बचा वो डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो ये 20 to 25% आरबीसीज के थ्रू, यानी जो उसमें हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व है बेसिकली उसके साथ जुड़ के CO2 जाएगा। एंड अभी हमने पीछे देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन से, एंड वहाँ पे सोलिबिलिटी के साथ हमने एसोसिएट किया था 20 से 25 टाइम्स हाइयर होती है CO2 की। तो उसी से एसोसिएट करके देखो ये आरबीसीज में हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 20 to 25%
वो जो 20 to 25 टाइम्स हमने देखा था उसी को यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए मेहनत हमने पीछे ऑलरेडी कर ली है, वो यहाँ पे काम आ रही है। वेर एज 70% ऑफ इट इज़ कैरिड एज बाइकार्बोनेट। अब इस 70 को अगर तोड़ा जाए, आप लिखें 7 और टी बनेगा। ये 7 से हिंदी वाला सेवन यानी खाना खाने वाला आपको याद रखना है, और टी मतलब चाय। तो 70 से 7 और चाय आ गया, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट में बी आ रहा है, और फिर आ रहा है बोन, बी और ए आर है बीच में, फिर बोन है। बारबन आप जानते होंगे, ये एक बिस्किट का नाम है, चाय के साथ बिस्किट तो एसोसिएटेड होता ही है। तो बारबन यहाँ से आया बाइकार्बोनेट से, विच इज़ अ बिस्किट जो कि चाय के साथ खाया जाता है, सेवन किया जाता है उसका चाय के साथ। तो 7 टी और बारबन ये दोनों जुड़े हुए से याद रखो कि 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब ये दोनों हमने इंक्लूड कर लिया, एंड 20 से 25 का अगर एवरेज लिया जाए, हमने पीछे 22 लिया था, यहाँ पे 23 लिया जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 7%। तो 7% प्लाज्मा के थ्रू जाएगा, यही बचा तीसरा मेथड। लेकिन यहाँ पे 7% है ऑलरेडी, क्योंकि पीछे हमने 22 लिया था ना, तो वहाँ से 92 बना, यानी 8 बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने 70 को एक्जैक्टली याद रख लिया, तो 70 से 7 याद रखो, प्लाज्मा के थ्रू तो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBCs. O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin, and this can carry a maximum of 4 molecules of O2. इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं अभी डिटेल में। हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, ये आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की ज़रूरत है, खून का लाल रंग इसी की वजह से पाया जाता है, एंड इसमें आयरन पाया जाता है, ये ज़रूरी है याद रखने की चीज़। तो हम सीक्वेंस जाते हैं ABCD का, EFGH होता है, H से हीमो एंड उसके पीछे G से ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन दोनों से बन गया। और पीछे आओ, पीछे FE आएगा, FE से आयरन याद रखो, यानी हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये यहाँ से याद हो जाएगा। और रिवर्सिबल मैनर में से ऑक्सीजन जुड़ती है, इससे ये क्लियर होता है कि इसको जुड़े ही नहीं रहना है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ, एल्वुलाई पे जुड़ना है, वहाँ से ऑक्सीजन उठानी है और टिश्यूज तक पहुँचानी भी है, तो इससे टूटनी भी चाहिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि बाइंडिंग ये रिवर्सिबल होती है, टूटती भी है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कंपाउंड बनता है, ये तो इन दोनों के नाम से ही क्लियर होगा कि कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा। कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ये आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर बताएगा, जहाँ पे 4 आपको ग्लोबिन चेन्स दिखाई देंगी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, उस चैप्टर में ये बताया गया है। तो 4 चेन से याद रखो कि 4 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन चेन से, जो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो ये चीज़ अभी हमने पीछे देखी थी कि 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, वाइल जस्ट 20 से 25% ऑफ CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ज़्यादा क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो, तो इसलिए याद रखो उसकी बाइंडिंग ज़्यादा डिपेंड करेगी प्राइमरली टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ओनली। इवन आगे हम देखने वाले हैं कि जो CO2 की बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, वो भी प्राइमरली पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे ही डिपेंड करती है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादा वो उसी के साथ कंबाइन कर रहा है। एंड बाकी इन तीनों फैक्टर्स का इफेक्ट क्या होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे। सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 H+ कंसनट्रेशन ETC, यानी इसके बाद सिर्फ H+ टेम्परेचर ही बचा ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। तो सिग्मोइड कर्व यहाँ पे हमें मिल जाती है क्या प्लॉट करने पर, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, यानी O2 के साथ कॉम्बिनेशन यानी बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी हुई है, कितनी परसेंटेज हुई है, इसको परसेंटेज सैचुरेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन क्या पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने के साथ अगेंस्ट O2, ये होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इसको बोलते हैं। एंड इसके नाम से आप याद रखो कि इसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है कि डिसोसिएट जो फैक्टर्स करेंगे उनके बारे में होगी ये डिसोसिएशन कर्व में। तो इसमें कौन से फैक्टर करते हैं, इंटरफेयर करते हैं इस बाइंडिंग में, PCO2 H+ कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना, तो इससे याद रखो कि इस कर्व में 3 हिस्से हमारे पास होंगे। एंड 3 हिस्सों वाली एक बहुत अच्छी कर्व हमने देखी हुई है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, सिग्मोइड कर्व, जो कि लॉजिस्टिक भी होती है,
प्रैक्टिकली वाइल्ड नेचर में पाई जाती है। तो इससे याद रखो 3 हिस्सों से कि 3 हिस्सों वाली सिग्मोइड कर्व इसमें पाई जाएगी, जो इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम बोलेंगे। एंड कौन से फैक्टर्स को स्टडी करने में ये हेल्प करती है, ये हमने अभी देखा था, जो डिसोसिएट करवाते हैं हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से, यानी इनकी बाइंडिंग को इंटरफेयर करते हैं। इन द एल्वुलाई वेयर देयर इज हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ concentration and lower temperature, factors are all favorable for the formation of ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हाई PO2 होता है एल्वुलाई, ये तो हम जानते हैं, एटमॉस्फेयर से विड्रा की जाती है ऑक्सीजन एल्वुलाई में, ये तो हमें पता है। इसके अलावा जो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक या फिर फैक्टर्स आप बोल सकते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टिश्यूज, एंड इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं एल्वुलाई के रीजन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में CO2 का कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में O2 का होना होता है। तो टिश्यूज से हम डिफाइन करते हैं इनको, जैसे टिश्यूज पे हाई पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है रिएक्शन में, रेस्पिरेशन में, और धड़ाधड़ बनाई जा रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए हाई PCO2 होता है टिश्यूज के पास। और वहाँ पे हाई PCO2 है तो उसको ट्रांसपोर्ट भी करना होगा, एंड जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है मेथड CO2 को, वो होता है बाइकार्बोनेट का, जिसमें आप देखेंगे आगे कि H+ की रिक्वायरमेंट है, HCO3- होता है बाइकार्बोनेट, तो वहाँ पे हाई H+ कंसंट्रेशन भी होगी। और दूसरा हाइयर टेम्परेचर भी वहीं पे होगा, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन कंबशन से जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन का उसमें इस्तेमाल किया जाता है एंड एनर्जी उसमें काफ़ी रिलीज होती है, तो टेम्परेचर वहाँ पे हाई हो जाता है। तो ये तीनों कंडीशन वहाँ पे हाई हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है CO2 के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए इन तीनों कंडीशंस का यहाँ पे लो होना लाजमी है, आपस में जुड़ी हुई हैं तीनों चीज़ें। तो एल्वुलाई में हाई PO2 होती है, सो कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उतने ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। वेर एज इन द टिश्यूज देयर इज लो PO2, जैसा कि मैंने आपको बताया यूटिलाइज हो रही होती है यहाँ पे ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, तो उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। हाई CO2, हाई H+ कंसंट्रेशन एंड हाइयर टेम्परेचर एग्जिस्ट, इन तीनों चीज़ों को अभी हमने एक्सप्लेन करा। कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इन सभी कंडीशन पे उससे टूट जाएगा बेसिकली, और ऑक्सीजन को छोड़ देगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि लो PO2 है ना। अगर हाई होती तो हमें पता है कि 97% ये उसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको चूज़ करेगा ही, लेकिन उसका अमाउंट ही लो है। ये तो पहुंच गई भाई टिश्यूज़ के पास, अपने काम के लिए पहुंच गई, यहाँ बची ही नहीं, बची यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए यहाँ पे वहाँ पकड़ेगा यूँ। आगे हम देखेंगे क्या नाम है इसका, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के, इसको छोड़ देगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे डिसोसिएट हो जाना है। एंड यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखो, ये जो हाई H+ कंसंट्रेशन है, इसको कई बार लो pH की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, क्योंकि pH और H+ कंसंट्रेशन बोथ ऑफ दीज आर इन्वर्सली रिलेटेड। हम जानते हैं pH जिस एसिड का जितना कम होता है उसकी स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा होती है, यानी उतने ज़्यादा H+ वो प्रोड्यूस कर सकता है। एंड ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से फॉर्मूला भी हम एग्जैक्टली जानते हैं, pH = -log(H+), यानी माइनस में अपोजिट डायरेक्शन होती है H+ की और pH के मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन वाइज। एंड यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा टिश्यूज पे। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस मीन्स एल्वुलाई में एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस की बात की जा रही है। जब आप नॉर्मली सांस लेते हैं यानी टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं आप 500 ml की, एंड इसके अलावा हम जानते हैं वर्कआउट वगैरह में दूसरी कंडीशंस भी होती हैं, जब ज़्यादा आप ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तब वैरी कर सकती है वैल्यू, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे बताई गई है, क्योंकि वर्कआउट में तो बहुत ज़्यादा वैरी कर सकते हैं ना, उसको मेंशन नहीं कर सकते, नॉर्मली ही बताई गई है। 5 ml होती है, वो यहाँ से याद होगा जहाँ से ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, जिससे बाइंड कर रहा है वही बताएगा कि कितना ट्रांसपोर्ट होता है। इसका हीमोग्लोबिन से कर रहा है ना, एंड ये आपको पता होगा कि ग्लोबिन जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है इसका, उससे नहीं कंबाइन करता, हीमो से। हीमो जहाँ पे आयरन इन्वॉल्व होता है उसके साथ ऑक्सीजन होता है FeO2,
तब जाके इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो आयरन वाला पार्ट है HAEMO, इसमें 5 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो इससे याद रखो कि हीमोग्लोबिन 5 ml ऑफ O2 डिलीवर करेगा टिश्यूज़ को एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हीमोग्लोबिन से जुड़ा होता है तो कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी आरबीसीज के थ्रू 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये इसको कंफ्यूज नहीं करना आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से, जो कि ऑलरेडी रिजर्व्ड है। हमने देखा हुआ केमिस्ट्री में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनाता है उसके साथ, कार्बोक्सी मतलब कार्ब से कार्बन, ऑक्सी से ऑक्सीजन, यानी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के लिए कार्बोक्सी वर्ड यूज होगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए कार्बमिनो है। तो इन दोनों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच अफेक्ट दिस बाइंडिंग। जैसा कि पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ये मेजर होता है। When PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissues, more binding of CO2 occurs, whereas PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli. Dissociation of this carbamino hemoglobin take place। वही है, अपोजिट चीज़ें जो हमने PO2 के टर्म्स में पढ़ी थी, जहाँ पे PCO2 हाई होगा, अवेलेबल यही होगा, तो हीमोग्लोबिन इसी के साथ कंबाइन करेगा। Dissociation of CO2 from carbamino hemoglobin take place, and CO2 which is bound to the hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। alveoli पे PO2 ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है, तो अवेलेबल ही नहीं है भाई हीमोग्लोबिन के पास चिपकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। alveoli को डिलीवर कर दी गई है, वो बाहर धकेलने के लिए बॉडी में, तो पकड़ेगा कैसे, तो alveoli पे छोड़ देता है जाके उसको। RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantity of the same are present in the plasma too। This enzyme facilitates the following reaction in the both direction। तो ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से भी हम जानते हैं कि कोई भी एंजाइम दोनों रिएक्शंस में प्रोसीड कर सकता है किसी भी रिएक्शन को, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया गया है उससे भी ये समझा जा सकता है। CO2H2 के साथ कंबाइन करके बाइकार्बोनेट बना रही है, जो टूटना ज़रूरी है CO2 में, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट पीछे हमने देखा था बनता है टिश्यूज़ के लेवल पे, और एल्वेलाई पे जाके इसको टूटना भी होता है, वहाँ पे CO2 दोबारा डिलीवर भी करनी है, तो इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये भी, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की होगी। एंड इसकी हाई कंसनट्रेशन कहाँ पाई जाती है ये याद रखना ज़रूरी है, RBCs में होती है। यही रीज़न है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे थे RBCs यानी हीमोग्लोबिन के साथ 20 से 25% डिलीवर होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाइल प्लाज्मा में सिर्फ 7% उसका ट्रांसपोर्ट होता है। यही रीज़न है कि ये जो एंजाइम है जिसके थ्रू आप बोल सकते हैं RBCs में प्रेजेंट है ये, क्योंकि इसीलिए ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा है प्लाज्मा की कंपैरिजन में। यही एंजाइम इसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो ये ज़्यादा पाया जाता है RBCs में। यहाँ से इसके नाम से याद रखो, RB आता है इसके नाम में, RB से RBC याद रखो कि यहाँ ज़्यादा पाया जाएगा। एंड प्लाज्मा में थोड़ा बहुत तो होता ही है, इसे ऐसे याद रखो कि वहाँ से भी तो ट्रांसपोर्ट होता है, 7% वहाँ से भी होता है, ऐसा नहीं है 0% है, तो कुछ तो अमाउंट इसका वहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट होगा ही। इसका नाम इसके काम से क्लियर हो रहा है, ये कार्बोनिक एसिड बना रहा है, इसलिए इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is high due to the catabolism, CO2 diffuses into the blood, RBCs and plasma and forms bicarbonate and H+, यानी ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है H+ और बाइकार्बोनेट में छूट जाएगा, क्योंकि इसी आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। Whereas at the alveolar site where PCO2 is low, reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O। यानी जो CO2 उठाया था ब्लड ने टिश्यू की साइट पे, उसको बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, इसको CO2 की फॉर्म में रिलीज कर दिया जा रहा है एल्वेलाई की साइट पे। द CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट द टिश्यू लेवल and transported to the alveoli release out as CO2। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। तो जैसे हमने पीछे देखा था, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है वही बताएगा कि कितना ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हेल्प करती हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट में, इसके अलावा देखिए आप
वाटर है हमारे पास, दूसरा एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वाटर में 3 अल्फाबेट्स आते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 3 तो यहाँ से होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, तो 3 + 1 4, तो इसे याद रखो 100 ml ऑफ ब्लड 4 ml CO2 डिलीवर करेगा एल्वियोलाई के पास। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ह्यूमन बींग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज़। तो ये चीज़ बहुत नहीं है हमारे लिए। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें ज़्यादा रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा हो जाती है, एंड जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो नॉर्मल में ही काम चल जाता है। तो रेस्पिरेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं, वही बताया जा रहा है। मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम मीन्स द मूवमेंट्स इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिदम से आप कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स बेसिकली समझ सकते हैं, तो अपने हिसाब से उनको एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, a specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation। तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन हो रहा है, तो जिस सेंटर में हमारे पास रेस्पिरेशन आएगा वही प्राइमरी होगा। तो रेस्पिरेटरी रिदम इसके अंदर रेस्पिरेटरी आता, तो ये होगा प्राइमरी। इसके अलावा बहुत सारे सेंटर और बताए गए हैं, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि एग्जैक्टली प्राइमरी कौन सा होगा। इसके लिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, एंड ये कहाँ पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मेडिएट कर रहे हैं या फिर मॉडरेट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को, रिदम्स को। तो मेडिएट से मैड आपको याद आना चाहिए, मैड से मेडुला याद आएगा, मेडुला रीजन में पाया जाता है। रिदम के एंड में एम आता है, तो इससे भी याद रखा जा सकता है कि मेडुला रीजन में होगा। Another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate। तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ये हमेशा ही रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करेगा। ये इसके नाम से आपको ध्यान रखना है। इसमें टैक्सिक आ रहा है, टैक्सिक से टॉक्सिक याद रखो। मिनरल न्यूट्रिशन से हम जानते हैं कि जब भी किसी मिनरल का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो वैसे ही एयर का अमाउंट, न्यूमो वर्ड इज एसोसिएटेड विद एयर, ये आपको पता लग जाएगा। अगर पता नहीं है तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में वहाँ पे डिजीज़ है निमोनिया, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, पता होना भी चाहिए आपको। सो न्यूमो वर्ड इज एसोसिएटेड विद एयर एंड टैक्सिक से टॉक्सिक आपको याद रखना है। जब एयर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तब ये सिस्टम एक्टिवेट होगा पोन्स रीजन में, एंड रिड्यूस करवाएगा उस एयर के अमाउंट को। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को रिड्यूस करवाएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन से ही तो एयर को इनसाइड देते हैं हम, इसको रिड्यूस कर दिया मतलब अमाउंट ऑफ एयर रिड्यूस हो जाएगा, तो ऐसे रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे अल्टर लिखा है लेकिन हम जानते हैं ये सिर्फ डिक्रीज ही करता है। कहाँ पाया जाता है, पी से पोन्स और पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये ऐसे याद रखो। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions। ये हम आगे देखेंगे कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम्स को रेगुलेट या फिर कंट्रोल करने के लिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप रेगुलेशन देखेंगे वो हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए ही हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होती, ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए उल्टा ज़रूरी होती है। तो जितनी भी ऑक्सीजन आती रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी रेगुलेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम में इसका कोई रोल नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट होता है। लेकिन CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, H+ आयन ज़्यादा हो जाए वो भी हार्मफुल है। इसका प्रूफ ये है कि आप देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एनिमिलेशन में हम यूरिनेशन के थ्रू यूरिया निकालते हैं अपनी बॉडी से। एंड यूरिया का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपको जाना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में पहले ही पेज पे दिखाया गया है। NH2 होता है। तो CO2 को ऐसे तो हम एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकालते ही हैं, CO की फॉर्म में भी निकालते हैं जो कि अमोनिया के फॉर्मूला में आता है। इससे क्लियर होता है कि ये हार्मफुल है, तभी तो बेसिकली एक्सपायरेशन के थ्रू भी इसको बाहर निकाला जाता है। अगर ये यूज़फुल होता तो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इसको यूज़ ना कर लेते हम। हार्मफुल है डेफिनेटली। H+ होता है, ये भी ऐसे ही याद रखो। जो अमोनिया है, हमारा जो यूरिया था उसमें 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो वो यहाँ से रिमूव किए जा रहे होंगे। तो ये दोनों हार्मफुल है। इसलिए जो सेंटर्स आपको एरियाज बताए गए हैं, जब इनमें ज़्यादा इंक्रीमेंट ये ऑब्जर्व करते हैं तब ये एक्टिवेट होते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम को बोलते हैं कि भाई इनको बाहर निकालो, क्योंकि ये दोनों हार्मफुल है। ऑक्सीजन क्योंकि हार्मफुल नहीं है इसलिए इनका कोई रोल नहीं है वहाँ पे। तो कीमो सेंसिटिव एरिया
हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और H+ के लिए ही। सिर्फ एक जो तीसरा फैक्टर बचा था जो ऑक्सीजन बाइंडिंग को प्रिवेंट कर रहा था हीमोग्लोबिन से, वो था टेम्परेचर का। टेम्परेचर कोई सब्सटेंस नहीं होता, इसलिए उसके लिए सेंसिटिव नहीं होते ये एरिया। ये कीमो सेंसिटिव बताया जा रहा है ना, जो फ्लो करता है बॉडी में उनके लिए ही होगा। टेम्परेचर कोई कहाँ पे फ्लो नहीं किया जाता। तो ये रिदम सेंटर बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया बेसिकली रिदम सेंटर के एडजेसेंट है, यानी मेडुला में ही प्रेजेंट होता है ये। एंड मेडुला के स्टार्टिंग में एम ई आता है, कीमो सेंसिटिव के में भी ME आ रहा है। इससे याद रखो कि इसके आसपास ही प्रेजेंट होगा। ये तो हमने नाम से देखा, वैसे फंक्शनली भी देखा जाए अगर ये इसके आसपास ही प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जब ये ऑब्जर्व करेगा हाई इनकी कंसंट्रेशन CO2 और H+ की, तो तुरंत ये उससे सिग्नल देगा। अगर पास प्रेजेंट होगा तो कार्रवाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी, इसलिए ये पास ही अवेलेबल होना चाहिए। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर which in turn signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by these substances can be eliminated. Receptors associated with aortic arc and carotid artery also can recognize the changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial action. Remedial means removal, involving the removal of these substances. तो इन दोनों एरियाज में भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो इनमें चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑर्टिक आर्क बेसिकली ये आर्टरी से एसोसिएटेड है, ऑर्टिक वर्ड आर्टरी से ही आया है। तो ये दोनों पार्ट होते हैं आर्टरीज का ही। आर्क वर्ड यहाँ पे आया है जो कि ऐसा कुछ बनता है, वैसा ही सतह इसकी होती भी है आर्क की। बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों मदद करती हैं ब्रेन तक सर्कुलेशन तक, यानी ब्लड को पहुँचाने में। क्योंकि ये जो हमारा रिदम सेंटर है ये ब्रेन में ही पाया जाता है, इसलिए इन दोनों का मेंशन यहाँ पे किया गया है। ये दोनों ब्लड पहुँचाती हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तक। तो वहाँ तक जाने से पहले इनके पास क्योंकि ब्लड आता है तो इनको पता लग जाता है इसमें इनमें रिसेप्टर्स क्योंकि प्रेजेंट है चेंजेस में, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये बता देती हैं कि इनको रिमूव करा जाए। ऑर्टिक आर्क के बारे में आपको बता रहा था, ऐसे आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है एंड इसके साइड में होते हैं ये दोनों आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरी इनको बोला जाता है। आपकी गर्दन की दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, ये ऊपर की ओर सर्कुलेशन करती हैं, ये ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाती है। कैरोटिड आर्टरी ऑर्टिक आर्क से ही निकलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दोनों ही ये एसोसिएटेड होती हैं ब्रेन में ब्लड सप्लाई से, जो जहाँ रिदम सेंटर पाया जाता है। तो उससे पहले आती हैं, तो क्योंकि ये सेंस कर लेती हैं इन दोनों में इंक्रीमेंट है, इन दोनों की कंसंट्रेशन में, तो रिदम सेंटर को बता देती हैं कि इनका रिमूवल होना चाहिए। रोल ऑफ ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे दो ही डिस्कस किए गए मेनली, इसके अलावा एक और है। नाम वाले दो ही हैं, दूसरे वाले का नाम इनसाइड थ्योरी बताया गया है, बाहर से नहीं। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स। तो सबसे पहले तो अफेक्ट क्या होता है इन दोनों में ये पता होना चाहिए। अस्थमा एक छोटा नाम है, एम्फाइसीमा एक बड़ा नाम है। छोटे से याद रखो कि जो पहले आते हैं चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स में, जैसे ब्रोंकायोल्स पहले आते हैं, सिर्फ उन्हीं तक को अफेक्ट करेगा अस्थमा, क्योंकि इसका नाम छोटा है। एम्फाइसीमा का नाम बड़ा है तो और अंदर तक ये घुस जाएगा, यानी और ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और ब्रोंकायोल्स के बाद जो एल्विलाई आते हैं उनको अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि इनका अफेक्शन कहाँ पे ये अफेक्ट करते हैं, एरिया ऑफ कोज कहाँ पे है। अब एग्जैक्टली होता क्या है ये भी ध्यान रखना है। ये जो वर्ड है अस्थमा, इसमें ए के बाद एस आता है, तो ए के पहले भी आप एस लगा दीजिए तो सांस थमा बन जाएगा। यानी ब्रेथ इसमें थम के आती है, रुक के आती है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, यहाँ से आपको ध्यान हो जाएगा। एंड डिफ़िकल्टी इन्फ्लेमेशन से होती है, हम देखेंगे। पहले देखिए उसको वीजिंग बोला जा रहा है। वीजिंग बेसिकली आपको यहाँ से विसल ही याद रखना है, वो भी WS से स्टार्ट होता है, तो वैसे ही विसल जैसा ही साउंड प्रोड्यूस होता है वीजिंग में, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत मुश्किल से सांस ली जा रही है। उसका रीज़न है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स। बेसिकली अगर ये हमारी वो विंड पाइप है जिसके थ्रू विंड ट्रांसपोर्ट होती है ऑफ कोर्स, तो इसमें ऐसे कुछ हो जाती है
जो पासेज है जिसके थ्रू एयर पास हो जाना होता है वो बहुत नैरो रह जाती है, कम रह जाती है, और ये साइड से ऐसे फूल जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं एरिया बहुत कम रह जाता है जिसके थ्रू एयर पास होना है, इसलिए डिफ़िकल्टी, कठिनाई से आप सांस ले पाते हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। एंड क्योंकि कम एरिया से गुजरना होता है एयर को, इसलिए ये साउंड प्रोड्यूस होती है वीजिंग की इसमें। और दूसरा चीज़, इसमें ये कौन से पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, ये अगेन ABCD से आप याद रख सकते हैं। A B यानी A से अस्थमा और B से ब्रोंकायोल और ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोसिस में अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा A B के बाद C आता है एंड C के बाद D E, तो C से कोरियोनिक, D से डिसऑर्डर एंड E से एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, ये यहाँ से याद रखा जा सकता है। एंड क्रोनिक का मतलब आप जानते होंगे जो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। एक्यूट होता है जो एकदम से हो जाता है, क्रोनिक जो धीरे धीरे होता है, उसका अफेक्ट भी रिलीव काफ़ी टाइम में होता है, उसको क्रोनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, जहाँ पे गैसेस के जो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में हार्मफुल इफेक्ट कोज कर रही थी, स्टार्टिंग में बताया गया, वहाँ पे डिस्कस किया हुआ हमने। तो एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एल्वियोलर वाल्स डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। तो हमने अभी देखा था कि एल्वियोलाई को अफेक्ट करेगा एम्फाइसीमा, एंड एल्वियोलाई का फंक्शन सिर्फ एक ही होता है, डिफ्यूजन उसके थ्रू होना होता है। जो एक लेयर उसमें प्रेजेंट है सेल्स की, उसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है। तो एम्फाइसीमा सिर्फ एक ही चीज़ करती है, इस डिफ्यूजन को कम कर दे। तो ऐसा तभी होगा जब रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वाल्स को, यानी जो सेलुलर लेयर है, जो स्क्वैमस एपिथेलियम हमने बोला, उसको डैमेज कर देती है ये। वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट्स में हम जानते हैं छोटे छोटे से फायरी पार्टिकल्स पाए जाते हैं धुएं के अंदर, जो भले ही बर्निंग भले ही ना हो लेकिन गर्म तो ज़रूर होते हैं। तो जब वो एल्वियोलाई के पास पहुंचते हैं विंड पाइप के थ्रू होते हुए, तो वहाँ पे उसकी वाल्स को जला देते हैं, ऐसे याद रखो, वो डैमेज कर देंगे। दैट्स हाउ रेस्पिरेटरी सरफेस में डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये कोई एक नहीं होता, इवन तो यहाँ पे मेंशन सिर्फ एक ही किया गया है। यहाँ इसके अलावा एक सिलिकोसिस भी होता है जो कि इसके जैसा साउंड करता है, फिब्रोसिस का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इससे एसोसिएटेड जितने भी नाम से सिमिलर हैं वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ही आएंगे, ORD के अंदर। ऑक्यूपेशन का मतलब यहाँ पे जॉब होता है, आपका प्रोफेशन, तो उससे एसोसिएटेड होगा ये। एंड इन तीनों में अस्थमा, एम्फाइसीमा और फिब्रोसिस में ऑक्यूपेशन से एसोसिएटेड यही है। ये यहाँ से ध्यान रखो, ऑक्यूपेशन में O आता है और फिब्रोसिस में भी O आ रहा है, बाकी अस्थमा और एम्फाइसीमा किसी में भी O नहीं आता। And in certain industry, especially in those involving grinding and stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. तो स्टोन जहाँ पे ब्रेक किया जाए, छोटे छोटे स्टोन्स के पार्टिकल क्रिएट होंगे। ग्राइंडिंग में भी ऐसा ही होता है, चाहे वुड की जा रही हो या फिर स्टोन्स की, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, अगर बहुत ज़्यादा उनका अमाउंट रिलीज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा वो कोप नहीं कर पाएगा हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, the proliferation of the fibrous tissue and thus causing serious lung damage. तो यही यहाँ से क्लियर हो रहा है, लॉन्ग एक्सपोजर, इसका मतलब ये भी क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको। काफ़ी ज़्यादा जब एक्सपोजर हो जाता है, काफ़ी टाइम बाद ये डेवलप करता है, क्रोनिक इसलिए बोला जा रहा है इसको। तो फिब्रोसिस भी क्रोनिक होता है। एंड सीरियस लंग डैमेज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो भी क्रोनिक डिसऑर्डर होता है वो काफ़ी टाइम लेता है डेवलप होने में, उसको रिलाइव होने में भी उतना ही टाइम लग जाता है। तो सीरियस लंग डैमेज ये होगा, ये यहाँ से क्लियर होता है। एंड इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये आप अस्थमा से रिलेट करके इसको देखना है आपको, उसमें भी इन्फ्लेमेशन ही होती है बेसिकली। अस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंकायोल्स अफेक्ट हो रहे थे, एंड यहाँ पे फिब्रोसिस में BR आता है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो रही। तो याद रखो इन्फ्लेमेशन तो यहाँ भी होगी, वैसे ही नैरो हो जाएगी पासेस जहाँ से एयर को पास होना है, तो डिफ़िकल्टी भी वैसी ही इसमें कोज होगी जैसे अस्थमा में होती है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो पर्टिकुलर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की जो सूज जाती है, इसमें उसका नाम बता दिया गया है, वहाँ पे इन जनरल कोई भी लेयर को मेंशन नहीं किया गया है। अस्थमा के अंदर वो लेयर है फिब्रस टिश्यू की,
ये सूज जाएगा, इसी को फिब्रोसिस बोला जाएगा। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। तो ऑफ कोर्स इस जो एक्सपोजर होता है ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग के, मास्क इसको बचा सकता है, इसलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको ज़रूर वेयर करना चाहिए वर्कर्स को, जो जिनका ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा होता है, जॉब ऐसी होती है। अब हम सीधे कूद जाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में। आप देख सकते हैं घंटा होने में 10 मिनट बाकी हैं, तो मैं जितना जल्दी कोशिश हो चुके करूँगा, जितना जल्दी कंप्लीट इनको कर पाऊँ। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर मैं जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज। ये चीज़ हमने देखी हुई है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, कॉकरोच का जहाँ पे टॉपिक बताया जाता है वहाँ पे एग्जैक्टली बताया गया है कि स्पाइरेकल के थ्रू एंटर करती है एयर, क्योंकि स्पाइरेकल होल होता है, एंड उसके बाद ट्यूब होती है, ट्रैक्टल ट्यूब, जो सीधे की सेल्स के पास पहुंचा देती है, बीच में कोई फ्लूइड नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है इंसेक्ट्स में, जो कि कॉकरोच का वहाँ पे एग्जांपल लिया गया था। ये चीज़ डिटेल में मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन की हुई है। तो सेल्स एक्सचेंज O2 एंड CO2 डायरेक्टली विद द एयर विदाउट इन्वॉल्विंग एनी फ्लूइड, जैसा कि ह्यूमंस में ब्लड होता है, इसको डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ए ही ऑप्शन इसका सबसे सही होगा। बाकी भी पढ़े देता हूँ ऑप्शन। टिश्यूज एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद सिलोमिक फ्लूइड, जैसे कि बताया मैंने, कोई फ्लूइड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। टिश्यूज एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर आउटसाइड थ्रू द बॉडी सरफेस, जी नहीं, ट्रैकियल ट्यूब इसमें पाई जाती हैं, तो ट्रैकिया के थ्रू होता है, बॉडी के सरफेस के थ्रू, क्यूटेनेशियस होता है, अलग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है वो। ट्रैकियल ट्यूब्स एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द हीमोसील, हीमोसील अगेन एक कैविटी होती है, तो जी नहीं, ये भी इन्वॉल्व नहीं है। ट्रैकियल ट्यूब्स बाहर से उठाती हैं स्पाइरेकल होल के थ्रू और सीधे सेल्स के पास पहुंचा देती हैं। तो ए वुड बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। तो ये यहाँ पे बताया नहीं गया है, आपको अज्यूम करना है इस क्वेश्चन में कि जो 2 पार्ट हमने देखे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, कंडक्टिंग और एक्सचेंज पार्ट, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। ह्यूमिडिफाइज द एयर, ये हम जानते हैं कंडक्टिंग पार्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है वार्म्स अप द एयर, ये चेंज कर दिया गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने। आप क्लास 11 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेक्शंस करके मैंने PDF अपलोड करा हुआ है चैनल पे, मैड अबाउट एनसीईआरटी, आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, बी ऑप्शन, conducting part body brings the air to the body temperature, brings the air to the body temperature, बी ऑप्शन को इसमें चेंज कर दिया गया, जो कि जी हाँ होता है, कंडक्टिंग पार्ट का होता है ये भी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये एज नाम सजेस्ट एक्सचेंज पार्ट करता है, ये कंडक्टिंग पार्ट नहीं करता। चौथा है क्लीन्स ऑफ द एयर, तो ये भी करता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट ही। तो ए, बी और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एग्जैक्टली, ये तीनों एनसीईआरटी में लाइंस एग्जैक्टली मेंशन है कि कंडक्टिंग पार्ट का हिस्सा होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्सचेंज का होता है, तो ओड वन के हिसाब से थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने ये गलती कर दी है इसमें, एंड इट इज़ द वर्स्ट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ गिविंग राइट ऑप्शंस। इसमें दो आपको ऑप्शंस के लिए गलत, क्वेश्चन के लिए गलत ऑप्शंस दिए गए हैं। डी ऑप्शन बता रहा है इसका सही, क्लीन्स ऑफ द एयर, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये रॉन्ग एंट्री आपको बतानी है। कंडक्टिंग पार्ट के लिए सही होगा ये, तो ये भी सही है कंडक्टिंग के लिए। बी मैंने आपको बताया एक्सचेंज कर दिया, ये भी सही है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए कंसेप्चुअली। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन सफर्स पंचर इन हिज चेस्ट कैविटी विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, द इफेक्ट वुड बी। तो हमने देखा था चेस्ट कैविटी, जो थोरैसिक कैविटी होती है, उसके थ्रू ही पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज की जाती है, अल्टर की जाती है। अगर इसमें कैविटी हो गई, एंड हमने देखा था ये एयर टाइट इसका एक फंक्शन होता है, जो ही इसको मदद करता है ये चेंजेस को अल्टर करने में इनटू द पल्मोनरी कैविटी यानी लंग से। अगर उसी में इसमें माल फंक्शन आ गया, यानी उसी में कैविटी होगी, तो इसका फंक्शन हट जाएगा, अपना रेगुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगा। यहीं से प्रेशर ग्रेडियंट्स क्रिएट हो रहे थे एयर टाइट चैम्बर होने की वजह से, वैसा नहीं रह पाएगा, तो ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, तो सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग यानी बिल्कुल बंद हो जाएगी। इट वुड बी द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। बाकी ऑप्शन बोल रहा है रिड्यूस द ब्रीदिंग रेट, नहीं, रिडक्शन नहीं होगा भाई, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। रैपिड इंक्रीज इन ब्रीथ रेट, ये तो हो ही नहीं सकता। नो चेंज इन रेस्पिरेशन, जी हाँ चेंज जरूर होगा, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है थोरैसिक कैविटी, जो पल्मोनरी कैविटी में की वॉल्यूम्स को अल्टर करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 4,
it is known that exposure to CO2 is harmful to animals because it reduces the oxygen transport. तो ये हमने देखा हुआ है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होता है टिश्यूज़ के पास, तो हीमोग्लोबिन से वो कंबाइन नहीं होने देती। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का मेजरली हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट में अफेक्ट करती है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए ही इसको हार्मफुल बोला जा रहा है, इसलिए इसको हम बाहर धकेलते हैं, एटमॉस्फेयर में एक्सपायरेशन के थ्रू रिलीज करते हैं। तो बी वुड बी राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5, mark the true statement among the following with reference to the normal breathing. इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है, एक्सपिरेशन एक पैसिव। बिल्कुल सही बात है भाई। इंस्पिरेशन में हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होता है, एंड मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में। ये लोकोमोशन मूवमेंट में हम देखेंगे। तो जी हाँ, एक्टिव प्रोसेस एटीपी लगती है इंस्पिरेशन में। एक्सपिरेशन में मसल रिलैक्स होती हैं, तो वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है। इवन दो ये मेंशन नहीं है, लेकिन क्वाइट ऑब्वियस पॉइंट था, तो बी वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ये लाइन वाज मेंशन नहीं है, लाइन नहीं है ऐसी कोई एनसीईआरटी में, लेकिन कंसेप्ट हम जानते हैं। मैंने जो कुछ भी बोला है एनसीईआरटी से ही उठाया है। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन ब्रीथ्स सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स इंस्पिरेशन आफ्टर हैविंग अ फोर्स एक्सपायरेशन, द क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इज। तो फोर्स इस इंस्पिरेशन से वो कुछ लेता है इनसाइड, तो क्या लिया होगा? टीवी भी लिया होगा उसने, और IRV भी लिया होगा, क्योंकि फोर्स अगर उसने लगाई है तो नॉर्मल वाली तो ली ही होगी उसके साथ। आफ्टर हैविंग अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, उसके बाद में, यानी जो पहले फोर्स्ड एक्सपायरेशन छोड़ी थी वो भी तो लेगा भाई। तो तीनों का एडिशन हो गया, ये ERV, IRV और TV तीनों कॉम्बिनेशन होता है वाइटल कैपेसिटी। सी हो गया राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर सही नहीं है। आप जानते हैं O2 PO2 का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, बाकी सभी लो होने चाहिए। तो लोअर टेम्परेचर, लोअर PCO2, हाइयर PO2, ये हमने देख लिया, ये तीनों ही फैक्टर फेवर करते हैं O2 की बाइंडिंग को। इसके अलावा यहाँ पे हाइयर pH मेंशन्ड है। मैंने बोला था pH और H+ की कंसंट्रेशन इनवर्सली रिलेटेड होती है, तो यहाँ पे हाइयर H+ होना था, जो कि जहाँ पे हाइयर PCO2 होता है वहीं पाया जाता है, तो इसलिए ये इंटरफेयर करेगा इस बाइंडिंग में। हाइयर H+ अगर होता, लेकिन हाइयर pH, हम इसका मतलब लोअर H+ ये इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन फेवर ही करेगा O2 की बाइंडिंग को, ना ही इनकरेक्ट, यानी उसके इंटरफेयर करेगा। तो इसका आंसर ए ही दिया है एनसीईआरटी ने। एंड यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं आप पीएच की जगह H+ कंसंट्रेशन को, क्योंकि वो अगर हाई होती है तो ये इंटरफेयर करती है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक माना जा सकता है। कंसेप्चुअली आप जानते हैं कि क्या होगा। सो ए वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ये इसका भी इनकरेक्ट आंसर दिया है एग्जाम्पलर ने। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको बतानी है। पहला बोल रहा है ईच टर्मिनल ब्रोंकायोल गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बड़ा होता है, ब्रोंकायोल छोटा होता है, तो ब्रोंकाई से ब्रोंकायोल निकलता है, न कि टर्मिनल ब्रोंकायोल से ब्रोंकाई। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके लिए सही ऑप्शन सही होगा ए ही ऑप्शन। टर्मिनल ब्रोंकाइल से अगर एनसीईआरटी की लाइन की बात की जाए तो एल्वुलाई निकलती है, ना कि नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई। बी ऑप्शन में बोल रहा है एल्वुलाई हाईली वास्कुलर, ये लाइन आती है एनसीईआरटी में। सी में बोल रहा है लंग्स आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसको प्लूरा बोला जाता है, ये भी लाइन है। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये तीनों ही लाइंस जो बाद में लिखी गई हैं लाइंस आती हैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी में। एंड एग्जाम्पलर ने इसका आंसर दिया है सी ऑप्शन, जो कि मुझे किसी भी तरीके से गलत नहीं दिखाई देता, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ऑप्शन ही होना चाहिए। ये भी गलत आंसर दे दिया एग्जाम्पलर ने। क्वेश्चन नंबर 9, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा जहाँ पे होती हैं तो उन केसेस में क्या पाया जाता है? एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज्ड। जैसा कि मैंने बताया कि मेन कोज एम्फाइसीमा का सिगरेट स्मोकिंग होता है। ये वहीं से ये भी आप लर्न कर सकते हैं, ABCD से CDE, सी से हमने क्रोनिक याद किया था, सी से सिगरेट भी याद रखते हैं। वैसे इसका एग्जैक्ट हमने रीज़न भी डिस्कस किया था अभी ही, कि जो छोटे कण होते हैं सिगरेट स्मोकिंग में वो गर्म होते हैं, जला ही देते हैं एल्वुलर वॉल्स को, डैमेज कर देते हैं। सो बी वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिड्यूस द इंस्पिरेशन ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन। न्यूमोटैक्सिक होता है,
पोन्स रीजन में ये पाया जाता है। एंड हमने देखा था टैक्सिक मीन्स टॉक्सिक, इसे याद किया था, नहीं एयर का अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है तब ये एक्टिवेट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इंस्पिरेशन और ड्यूरेशन को रिड्यूस करेगा, इससे रेस्पिरेटरी रेट भी रिड्यूस होगा। सो बी हो गया सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बमिनो हीमोग्लोबिन व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो। ऐसा नहीं है, PCO2 जब हाई होगा तो कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा, उसके साथ जुड़ेगा। PO2 इज हाई एंड PCO2 इज लो, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। PO2 जहाँ पे हाई होता है वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ना कि ये जहाँ पे PCO2 हाई होता है वहाँ पे ये बनता है। तो ये लो होगा, PO2 हाई होगा, बी होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। स्पायरो वर्ड रेस्पिरेशन में भी आता है, ये स्पायर ही आता है, तो वहाँ से हमने याद रखा था रेस्पिरेशन से, क्योंकि एयर एसोसिएटेड है तो स्पायरोमीटर एयर को मेजर करेगा। तो डी हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। पहले ऑप्शन में बोल रहा है, पहले पार्ट में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, यहीं पे गलत हो गया भाई। कैपेसिटीज बनती है वॉल्यूम्स के एडिशन से, इंस्पिरेटरी है तो इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो कम से कम होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे लिखाई ही नहीं गई है कहीं, तो ए पार्ट तो बिल्कुल गलत है, ए गलत हो गया। दो ऑप्शन में आता है, सी और डी ऐसे एलिमिनेट हो गए। दूसरे पार्ट में बोल रहा है वाइटल कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी प्लस IRV प्लस ERV, बिल्कुल सही है, तीनों का ही कॉम्बिनेशन होती है। कैसे इसको लर्न करना है हमने थ्योरी में डिटेल में देखा हुआ, तो इनकरेक्ट के बाद करेक्ट आएगा भाई। ऊपर सिर्फ इनकरेक्ट गिवन है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अब इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा बीत चुका है, तो ये 2 क्वेश्चन छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके बाद चाहे हो जाने दो, वैसे मैं करता इसलिए हूँ इसको क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है जब कोई भी लेक्चर, तो अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है एक्सपोनेंशियली उस वीडियो को अपलोड करने में, मैं फिर अनेबल हो जाता हूँ उसको, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे से कम ही रहे। एंड इसमें इंक्रीज़ हो गया भाई, क्वेश्चन ही 2 बचे तो इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। अब ये कुछ टीचर्स इसको ऐसे कंसेप्ट बना के बताते हैं आपको, जो कि मैं समझता हूँ बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि NCERT में इसके बारे में कुछ भी नहीं मैंशनड है। जो ऑलरेडी डाटा मैंशनड है उसके हिसाब से कंसेप्ट डिराइव करके भी ये इसके बारे में बताया जा सकता है। एक तो सीधे आप बिना इन डेप्थ कंसेप्ट में जाए भी इसके बारे में बता सकते हैं, बाकी तीनों फैक्टर्स एक साइड होंगे और एक दूसरा फैक्टर जो उनसे अलग होगा वही इसका आंसर होगा। लेस H+ कंसनट्रेशन, लो PCO2, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हाई PO2 भी एक ही रीजन में होती है, एल्वेलाई में हाई PO2 पाई जाती है, लो PCO2 वहाँ होती है और लेस H+ कंसनट्रेशन वहाँ होती है, तो एक ही रीजन की यहाँ पे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा जो एक बचा वो ही होगा आंसर, हाई PCO2, क्योंकि लेस H+ यहाँ पे है, लो PCO2 यहाँ पे है, लो यहाँ पे, हाई यहाँ पे, इन दोनों में से कौन सा होगा ही। तो ये था कि एलिमिनेशन से आप कैसे इसको कर पाएंगे, जो चीज़ें आपने NCERT पढ़ी हैं उसके हिसाब से। लेकिन अगर इसको कंसेप्चुअल आप अगर एक्सप्लेन करने जाएँ तो वो भी NCERT से ही किया जा सकता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें लेफ्ट से राइट जाने पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है, ये हम जानते हैं। मींस ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन होने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होने के लिए अगर राइट शिफ्ट हो रही है तो हमें ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट ज़्यादा कब होगी, जब कंपटीशन के लिए हाइयर PCO2 वहाँ पे अवेलेबल है। तो राइट शिफ्ट का मतलब है कि वहाँ पे जब कंडीशंस हो हाई PCO2 की कंपटीशन में हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने के लिए, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस कंपटीशन को बीट करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन फिर सैचुरेट कर पाए हीमोग्लोबिन के साथ, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो पाए। राइट शिफ्ट करना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा वहाँ पे। कब होगा, जब कंपटीशन में हाई PCO2 अवेलेबल है। तो ये है इसका कंसेप्चुअल रीज़न। एंड अगर आप लॉजिक से करना चाहें तो वो भी मैंने आपको बता दिया, हाई PCO2 ये कंडीशंस पाई जाती हैं टिश्यूज़ में, इसके अलावा बाकी जो तीनों पाई जाती हैं वो एल्वेलाई में होती हैं। तो ऐसे भी ऑब्जर्वेशन से भी ये किया जा सकता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, मैच द कॉलम टाइप है। अर्थवॉर्म में आपको बताना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, तो मोस्ट क्यूटिकल पाया जाता है, क्योंकि अर्थवॉर्म
इससे अर्थोम एनिलिडा में आता है, इससे आगे आर्थ्रोपोडा आता है। आर्थ्रोपोडा में भी क्यूटिकल ही होता है, इट इज़ जस्ट दैट वो ड्राई एंड हार्ड पाया जाता है एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में। तो इससे पहले होगा तो क्यूटिकल ही एनिलिडा में भी, लेकिन वो वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है तो उनमें मॉइस्ट पाया जाएगा। तो अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल होगा। ए का 1 होना चाहिए आंसर, ए का 1 तीन ऑप्शन में गिवन है, तो इससे आपको आगे बढ़ना होगा। ए तो एलिमिनेट हो गया इससे। उसके बाद इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स में ट्रैकिया सिस्टम पाया जाता है, ट्रैकियल कॉकरोच से हम याद रख सकते हैं इसको। तो बी का होगा 4, A1 एंड B4 ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 15 का आंसर हो गया बी, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन।